अस्सलाम वालेकुम अगेन और वेलकम बैक। फॉर्मली हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, बहुत सारी दुआएं, रमज़ान मुबारक आप सबको। आवाज़ का या स्क्रीन का इशू बने तो आप चैट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर क्वेरीज भी हों तो चैट बॉक्स में बता दीजिएगा। अभी तक हमने कुछ भी डिस्कस नहीं किया। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारी जो 500 पार्टिसिपेंट्स की कैपेसिटी है, अभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे ही ज्वाइन करते हैं तो हम इंशाल्लाह फॉर्मली इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो फर्स्ट एड प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं। व्हाट इज़ फर्स्ट एड प्लेटफॉर्म। और हाँ, ये हम क्या कर रहे हैं। फर्स्ट एड प्लेटफॉर्म एक प्लेटफॉर्म है फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स, मेनली फॉर foreign medical graduates, and typically designed for participants who are pursuing for FCPS, USMLE, NRE, MD, MS, प्लैब या दूसरे competitive एग्जाम्स। उनके लिए comprehensive वीडियो लेक्चर्स ऑलमोस्ट ये 2021 से प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें एक्सपीरियंस इंस्ट्रक्टर इंक्लूडिंग डॉक्टर हाफिज आतिफ साहिब, उनके अलावा देर आर वेरियस एक्सपीरियंस्ड टीचर्स जो कि टीच कर रहे हैं। वीडियो जो लेक्चर्स हैं उसके साथ साथ देर आर लॉट ऑफ बुक्स फॉर MCQs फॉर दीज competitive एग्जाम्स, पास्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट और स्टडी स्ट्रेटजीज। इनका LMS है जो कि इंटीग्रेटेड है वेरियस जो रशियन स्टेट्स मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके करिकुलम का पार्ट है और उनकी लाइब्रेरीज का ही फॉर्मली पार्ट है। पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश और अफगानिस्तान समेत और कई कंट्रीज के स्टूडेंट्स दे आर currently enrolled in first aid platform. Little bit about Hafiz Atif Hassan Savar, who is CEO of First Aid Medici platform. He has passed USMLE Step 1 and Step 2, and he is currently a postdoctoral research scholar, adult congenital heart disease at Duke University, and he is applying for Match 2026. He has more than 10 publications, and he is author of multiple books, mainly for competitive exams, including NRE. Uh, this was a brief introduction of our platform, First Aid Made Easy, about CEO, and about the vision. So, we are providing students with Research Made Easy, which is a branch of First Aid Made Easy platform, जिसमें हम स्टूडेंट्स को, बिकॉज पाकिस्तान में या दूसरे रशियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज में इतना रिसर्च का ट्रेंड उतना नहीं है, तो वी वांट टू इंट्रोड्यूस द ट्रेंड ऑफ रिसर्च सो दैट मेडिकल स्टूडेंट्स एट अंडरग्रेड लेवल दे कैन पब्लिश पेपर्स इंडिपेंडेंटली और वो सीख सकें डिफरेंट स्टडी डिज़ाइंस। होपफुली आप में से बहुत सारे लोगों के लिए रिसर्च एक नई चीज़ होगी, लेकिन बहुत सारे लोग रिसर्च से वाकिफ भी होंगे। मे बी दे हैव हर्ड इन अ वे और अदर, बट टुडे विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक, जिन्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि रिसर्च क्या है, फ्रॉम वेरी डेफिनेशन, एंड देन विल मूव टुवर्ड्स दिस। Capacity का issue, yes, we have 500 capacity unfortunately, but the recordings of this session will be available. तो जो लोग कैपेसिटी की वजह से इसमें ज्वाइन नहीं हो सकते, दे कैन रिलाई ऑन द रिकॉर्डिंग्स विल बी शेयर्ड लेटर इंशाल्लाह। सो टुडे वी विल डिस्कस इंट्रोडक्शन टू रिसर्च मेथोडोलॉजी। आप में से कितने लोगों को रिसर्च का आइडिया है कि रिसर्च से क्या मुराद है? एट बीइंग मेडिकल स्टूडेंट, बीइंग अंडरग्रेड, एट अंडरग्रेड लेवल, व्हाट इज रिसर्च? यस, हमारे जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी को आइडिया है रिसर्च का, रिसर्च के बारे में। होपफुली इतनी अवेयरनेस अवेयरनेस लाजमी है कि रिसर्च क्या है, वो कर रहे हों या ना कर रहे हों, लेकिन आइडिया ज़रूर है कि व्हाट इज़ रिसर्च। तो इंशाल्लाह विल एक्सप्लोर different aspects. Yes, find out more ability to find new findings from current knowledge. Yes, finding something new, medical studies, find data. Yes, yes, yes. Majority of the participants have an idea कि research क्या है, और specifically at undergrad level पे medical students कौन सी research कर सकते हैं. Yes, thank you so much for your response.
A little bit about me. I am Muhammad Nabil from fourth year MBBS King Edward Medical University. I have published over 30 full text and abstracts research papers in high impact factor journals like Annals of Oncology, Blood, BMC, and Journal of American College of Cardiology, etc. And I have abstracts accepted at various conferences like ESMO, ESCO, ACC, ASC. इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आप कॉन्फ्रेंसेस को कैसे कॉन्फ्रेंसेस में अपने पेपर कैसे पब्लिश कर सकते हैं और अपने पेपर लीक कैसे सकते हैं. एंड रिसेंटली मैंने पैलेस्टीनियन, सुडानी और लेबनीज स्टूडेंट्स के लिए फ्री रिसर्च मेथोडोलॉजी स्टार्ट की है. तो currently we have more than 150 students from Palestine, Sudan and Lebanon. They are learning research methodology, systematic review and meta-analysis free of cost. आई हैव लिटिल बिट एक्सपीरियंस इन रयान, जुटेरो, एंड ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके बारे में हम सिखाएंगे भी आप लोगों को कि ये क्या होते हैं. इनके सिर्फ फैंसी नाम ही हैं, आप भी सारे सीख सकते हैं. ये मेटा एनालिसिस या डाटा एनालिसिस के लिए डिफरेंट यूज़ होते हैं. हम इन सब चीज़ों को भी एक्सप्लोर करेंगे, तो इनसे आपने परेशान नहीं होना इन मुश्किल मुश्किल नामों से. ये कुछ सोसाइटीज़ हैं जिनका स्टूडेंट मेंबर मैं हूँ. आप भी इनके स्टूडेंट मेंबर बन सकते हैं. और करंटली एट यूनिवर्सिटी आई एम सर्विंग एज डिप्टी जॉइंट सेक्रेटरी स्पार्क. स्पार्क रिसर्च सोसाइटी है किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की. यू कैन फॉलो मी ऑन लिंक्डइन वेयर आई regularly post about research and research opportunity. You can follow me on ResearchGate to explore more about my publications. सो रिसर्च मेड इजी बाय फर्स्ट एड मेड इजी प्लेटफॉर्म, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को ओवरव्यू देना कि ये हमारा फर्स्ट सेशन नहीं है. इससे पहले भी हम रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर 20+ लेक्चर की एक सीरीज रिकॉर्ड कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट वीक हमारा फ्री था, जिसमें हमने ऑनलाइन सेशंस कंडक्ट किए थे, जिसमें हमने डिस्कस किया था रिसर्च मेथोडोलॉजी को, नैरेटिव रिव्यू को डिस्कस किया था उसमें डिटेल के साथ, सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस. ऑलमोस्ट इन अगस्त एंड नवंबर ये कंप्लीट एक मंथ हमारी सीरीज चली थी. उसके बाद हमने अब इसको कंटिन्यू किया है बिकॉज ऑफ देयर वर सम अदर एक्टिविटीज़. इसमें हमने एनालिसिस के सॉफ्टवेयर्स भी सिखाए हैं जो मैंने आपको बताए हैं इससे पहले, कि जो थोड़े बहुत मुझे पता है. उसमें एनालिसिस रेफमैन है, मेटा एक्सेल, जेमोवी, सीएमए, कॉम्प्रिहेंसिव मेटा एनालिसिस एंड ओपन मेटा एनालिस्ट. सो हमने ये बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर्स मैंने आपके सामने नाम लिए हैं, इनको हम ऑलरेडी जो फर्स्ट एड मेडिजी प्लेटफॉर्म है इस पे सिखा चुके हैं. सिखा के ये सारे के सारे लेक्चर्स दे आर अपलोडेड on our LMS and you can access from LMS. They are available on Android and iOS app First Aid Made Easy as well. तो ये सेशन ऑलमोस्ट 1 मंथ सीरीज हमने कंप्लीट की थी. दिस लेक्चर कैन बी एक्सेस थ्रू LMS, वेब, एंड्रॉयड एंड iOS एप्स के थ्रू. ये जो लास्ट सेशंस हैं इनके देर आर फ्यू ग्लिम्स. नैरेटिव रिव्यू पे वी हैड अ लॉट ऑफ लेक्चर्स. We have 6 lecture series on narrative review जिसमें हमने research methodology, different study designs को, types of articles को discuss किया, networking tools को, हमने narrative review, citation management, libraries कैसे build करनी है और इससे related tools, then topic selection कैसे करनी है, literature search कैसे करना है different databases के ऊपर, PubMed, Embase, Scopus, Google Scholar, literature review कैसे करते हैं, डेटा एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, लिटरेचर रिव्यू कैसे मैट्रिक्स बनाते हैं, डेटा सिंथेसिस और उस डेटा को हम विजुअलाइज कैसे करते हैं, इंक्लूडिंग टेबल्स, फिगर्स, चार्ट्स, ग्राफ्स और इससे रेलिवेंट जितने भी टूल्स एंड टिप्स थे वो डिस्कस्ड इन दैट नैरेटिव रिव्यू. मैन्युस्क्रिप्ट को कैसे लिखते हैं, फिर लिख लिया है आपने उसको सबमिट कैसे करवाना है जर्नल में, फॉर्मेट कैसे करना है. तो इन नैरेटिव रिव्यू सेशन एंड इन आवर सॉफ्टवेयर सीरीज वी डिस्कस दी सॉफ्टवेयर्स सुटेरो, रयान, रेफमैन जो कि एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होता है, मेटा एनालिसिस के लिए. देन वी डिस्कस्ड मेटा एक्सेल, ओपन मेटा एनालिसिस. तो इन पे 1 से 2 घंटों के लेक्चर्स ऑन ईच सॉफ्टवेयर दे आर अवेलेबल रेंजिंग फ्रॉम 1 hour to 2 hours. They are
available on LMS as well. These are some glimpses from systematic review and meta-analysis series in which we discussed introduction to systematic review, topic selection, FICO, literature search, search strategy, screening, data extraction, outcome selection, data cleaning, a lot of things. यानी कि एक एक स्टेप पे वी हैड कंप्लीट लेक्चर सीरीज जो 1 घंटे से 1.5 घंटे तक की थी। LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जैसे कि किसी दूसरी एकेडमीज का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, तो इस पे जो रिकॉर्डेड प्री रिकॉर्डेड जो वीडियोस हैं, ये हमारे जो सेशंस हैं, इनकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं LMS पे, यानी कि वेबसाइट के ऊपर। रिस्क ऑफ बायस मैन्युस्क्रिप्ट को कैसे लिखते हैं, रिपोर्टिंग गाइडलाइंस को किन को फॉलो करना है, जर्नल सिलेक्शन, और इवन पेपर को सबमिट कैसे करना है। लाइक इन सेशंस के बाद स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंटली दे आर एबल टू पब्लिश इन हाई इम्पैक्ट फैक्टर journals. So it's there are a lot of thing in that we have discussed a lot of things। यानी कि इसके अलावा आपको मेरा नहीं ख्याल किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। और बहुत ज़्यादा they are not very lengthy lectures, they are very to the point, very practical and hands on। सो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट अवर प्लेटफॉर्म, हमने अब तक क्या किया है और नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू प्लान इन द फ्यूचर एज वेल। सो विल डिस्कस अबाउट टुडेज टॉपिक, दैट इज इंट्रोडक्शन टू रिसर्च मेथोडोलॉजी। हमारा जो कल सेशन होगा वो इंट्रोडक्शन टू मेटा एनालिसिस, सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस पर होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता कि रिसर्च क्या है, रिसर्च के डिफरेंट कंपोनेंट्स, या बहुत सारी ऐसी टर्म्स इस्तेमाल करते हैं हम जिनका स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता। तो हम बहुत ज़्यादा मुश्किल जो टर्म्स हैं उनसे स्टार्ट नहीं करेंगे, हम सारी टर्म्स को सब पहले सिंपल वर्ड्स में, सिंपल टर्म्स में समझेंगे। उन चीज़ों को समझने के बाद जब हम इस काबिल होंगे कि हम मेटा एनालिसिस या उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को समझ सकें, जो हम आज सीखेंगे वो कल अप्लाई करेंगे। तो आपने कल वाले सेशंस को भी लाजमी ज्वाइन करना है, बिकॉज जो आज हम ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, आज इंट्रोडक्शन टू रिसर्च मेथोडोलॉजी है और कल जो हमारा सेशन है 20 मार्च को, that's on introduction to systematic review and meta analysis, that is more comprehensive। website link is firstaidmedeasy.com.pk। वो हम जो ग्रुप्स हैं उनमें इसकी डिटेल्स भी शेयर कर देंगे। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द लेक्चर। सो व्हाट इज रिसर्च, रिसर्च की एक जो एकेडमिक डेफिनेशन है, गेट इनटू इट। रिसर्च क्या है, रिसर्च के क्या फ़ायदे हमें एज ए मेडिकल स्टूडेंट, यानी कि रिसर्च के हर हर स्टेज पे हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो रिसर्च की सिंपल सी सबसे सिंपल डेफिनेशन ये है कि एक ऑर्गेनाइज्ड मेथड है जिससे हम क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड करते हैं। दूसरी डेफिनेशन हो सकती है सिस्टमेटिक डेफिने न्यू इंफॉर्मेशन को डिस्कवर करना, या फिर जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन हमारे पास पड़ी हुई है उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके नई इंफॉर्मेशन जनरेट करना, या फिर हम नए नॉलेज को क्रिएट कर सकते हैं, लाइक जिस तरह लैब्स में एनिमल लैब्स हैं, सेल बेस्ड स्टडीज़ हैं। इसके अलावा हमारे पास जो रीजनल स्टडीज़ होती हैं जो कि लेबॉर्ट्री में होती हैं और साइंटिस्ट करते हैं, हम मेडिकल स्टूडेंट्स वो नहीं कर सकते, उसमें वी क्रिएट न्यू नॉलेज। या फिर जो ऑलरेडी नॉलेज एग्जिस्ट करता है हमारे पास, पेपर्स पब्लिश्ड हैं, उन पेपर से हम नए आइडियाज़, नए कंसेप्ट्स, नई मेथोडोलॉजी, और जो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ऑलरेडी पब्लिश्ड है, उससे हम न्यू अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचते हैं हमारे जो भी फैक्ट्स हैं। तो ये एक डेफिनेशन है, लाइक इसमें कोई भी चीज़, हम सवालों के जवाब तलाश करना रिसर्च है। तो एज ए मेडिकल स्टूडेंट हम कौन सी रिसर्च कर सकते हैं, ज़ाहिर है हम लैब्स में तो नहीं बैठ सकते, ना ही हमारे पास लैब है, ना ही हमारे पास वो सारी चीज़ें हैं। तो हम कौन सी रिसर्च कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, हम जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, ऑलरेडी जो पब्लिश्ड डेटा है,
मुख्तलिफ डेटाबेसेस के ऊपर, हम उस डेटा को पढ़ेंगे, उस डेटा से नए हाइपोथेसिस या नए क्वेश्चंस जनरेट करेंगे, उन क्वेश्चंस के फिर हम जवाब ढूंढेंगे उन्हीं पेपर से, और हम जो पुरानी इंफॉर्मेशन है उससे हम नए हाइपोथेसिस जनरेट करेंगे। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज रिसर्च। रिसर्च की इंपॉर्टेंस क्या है या सिग्निफिकेंस क्या है? तो हमारे जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं या इलाज हैं जो अब तक साइंस ने या मेडिसिन ने तरक्की की है, इट्स बिकॉज ऑफ मेडिकल रिसर्च। हमने ट्रीटमेंट्स को रेवोल्यूशनाइज किया है। कोविड में लाइक वैक्सीनेशन, जिसमें मिलियंस ऑफ पीपल सफर्ड फ्रॉम डेथ, और आज वी आर फ्री फ्रॉम कोविड। तो दिस इज बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रिसर्च। जितनी भी डिजीजेस का हमारे पास नॉलेज है, जो हमारी मेडिकल की बुक्स हैं, या इसके अलावा जितनी भी बुक्स हैं, सबसे पहले किसी भी टॉपिक के ऊपर बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं। उन रिसर्च पेपर से जो एविडेंस बेस्ड डेटा होता है, एविडेंस बेस्ड डेटा दैट बिकम पार्ट ऑफ आवर टेक्स्ट बुक, दैट टेक्स्ट बुक आर स्टडीड over years in medical schools, in hospitals, by doctors, physicians and policy makers। तो इससे वो प्रैक्टिस करते हैं, अपनी प्रैक्टिस को बेहतर बनाते हैं, और जो नई गाइडलाइंस जनरेट होती हैं, लाइक आज से 100 साल पहले हमें जितना डिजीजेस के बारे में नॉलेज था, इट्स लिटरली एक्सप्लोडिंग, इट्स इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली बिकॉज ऑफ रिसर्च। और इसी काबिल हम हुए हैं कि हम जो हकीमों की जड़ी बूटियां और नुस्खे हैं उनसे आज़ाद होकर हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की तरफ आगे हैं। हमारे पास टू द पॉइंट ट्रीटमेंट्स हैं। हम इस हद तक पहुंच चुके हैं कि हम पर्सनलाइज्ड मेडिसन, या हमारे पास जितनी भी डिजीजेज एग्जिस्ट करती हैं जिनका हमारे पास नॉलेज है, उसका किसी न किसी हद तक हम ट्रीटमेंट या उसके सिम्टम्स को कम करने तक पहुंच चुके हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ रिसर्च। आज का कंटेंट, इंट्रोडक्शन टू रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड इट्स इम्पोर्टेंस। बेसिकली सबसे बड़ा जो मकसद है वो यही है कि हम बीमारियों को कम कर सकें, जो खर्चा आता है हेल्थ केयर पे उसको कम कर सकें, और पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें, लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर बना सकें, शरह मौत को कम कर सकें, मोर्टेलिटी को कम कर सकें, उनकी सफरिंग्स को कम कर सकें। तो अल्टीमेटली इन वन वे और अदर वे जो भी हम रिसर्च करते हैं और रिसर्च पब्लिश होती है, वो किसी न किसी तरह पेशेंट्स की जिंदगियों के साथ उसका ताल्लुक है। उससे उनकी जिंदगियां बेहतर होती हैं, मोर्टेलिटी कम होती है, जो सिम्टम्स हैं वो रिड्यूस होती हैं, हेल्थ केयर जो कॉस्ट है, हमारा मकसद उसको रिड्यूस करना और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करना है। अच्छा, ये तो साइंटिफिक वर्ल्ड को, ये दुनिया को, ये इंसानों को रिसर्च के फायदे हैं। हम एज ए ऑथर पब्लिश करेंगे रिसर्च, तो हमें कौन से फायदे होंगे रिसर्च करने के? क्या ये सारी फजूल चीज़ है जो हम इतना खपेंगे इस चीज़ के ऊपर? तो नहीं, इट्स नॉट इन वेन। रिसर्च के बहुत सारे फायदे हैं आपकी एज ए सीवी को इम्प्रूव करने के लिए। इसके बाद a lot of things like it strengthen your CV। आपका मकसद अपनी सीवी को बेहतर बनाना है, स्टैंड आउट करना है दूसरे कैंडिडेट्स में, वेयर एवर यू गो। तो रिसर्च की एक मुस्तकिल वैल्यू है, जो कि दूसरी जितनी भी आपके पास सॉफ्ट स्किल्स हों, हार्ड जितनी भी स्किल्स हों, लाइक डिग्रीज हों, उसके अलावा इफ़ यू हैव रिसर्च तो इट एड्स समथिंग टू योर सीवी दैट नथिंग कैन ऐड। बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट बिकॉज ऑफ कंडीशन इन पाकिस्तान एंड वर्ल्ड वाइड एज वेल, हमारा मकसद होता है कि हम जो फॉरेन एग्जाम्स हैं, फॉरेन एग्जाम्स में स्टैंड आउट कर सकें, लाइक यूएसएमएल, प्लैब, एएमसी एंड अदर एग्जाम्स। उनमें भी बिकॉज ऑफ सैचुरेशन रिसर्च इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। अगर आपके पास पब्लिकेशंस हैं तो इट इंक्रीजेज चांसेस ऑफ योर गेटिंग मैच्ड इनटू नेशनल रेजिडेंसी मैच प्रोग्राम। अभी परसों ही मैच का रिजल्ट आया है, तो लॉट ऑफ कैंडिडेट्स मैच्ड, वन 113 people matched from King Edward Medical University। और ऑन एवरेज जिन लोगों के रिसर्च पेपर्स थे वो मैच हो गए हैं बनिस्बत उनके जिनके रिसर्च एक्सपीरियंसेस या रिसर्च पोजीशन, इस तरह का कोई सिस्टम नहीं था। तो पब्लिकेशंस इंक्रीजेस योर वर्थ, क्रेडिबिलिटी, बूस्ट अप योर सीवी, मेक यू स्टैंड आउट अमंग अदर कैंडिडेट्स, जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करती है। इनोवेशन जितनी भी आज तक साइंस में इनोवेशन हुई हैं, और जो जो भी डिस्कवरीज हुई हैं वो रिसर्च पेपर्स की बदौलत ही हुई हैं। जब जो साइंस हम यहाँ तक हम तक पहुंची है, इट्स बिकॉज ऑफ द साइंस पब्लिकेशंस। और अल्टीमेटली जो भी पब्लिकेशन या जो रिसर्च आप करेंगे, इट एड्स अप टू सोसाइटी एज वेल, बट इट एड्स अप recognition to your CV, to your profile, to your recognition।
इससे यू कैन गेट फेम एज वेल। पिछले दौर में जो सेलिब्रिटीज थी वो साइंटिस्ट या रिसर्चर्स हुआ करते थे, जबकि पॉलिटिशियंस नहीं होते थे, सेलिब्रिटीज या टिकटॉकर्स। तो साइंटिस्ट रिसर्चर्स वर द सेलिब्रिटीज इन सोसाइटीज। ये ये ग्राफ है, इसमें जो यूएस में मैच और ना मैच होने वाले कैंडिडेट्स को दिखाया गया है। जो डार्क ब्लू है, इट शोज द मैच्ड कैंडिडेट्स। और जो एवरेज रिसर्च एक्सपीरियंसेस हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं मैच होने के लिए इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए, जितने भी स्टूडेंट्स जो कि यूएस से नहीं हैं वो उन्हें आईएमजीज या इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स कहते हैं। बिकॉज ऑफ सो मैनी हर्डल्स, कंपेटिटिव स्टेप स्कोर्स, यानी कि बहुत सारा आपको स्टेप स्कोर भी, हाई स्टेप स्कोर्स चाहिए, उसके अलावा ऑब्जर्वरशिप्स और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, उसके अलावा आपको नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स भी चाहिए। तो जो डार्क ब्लू आपके पास ग्राफ है, इट शोज के जिन लोगों के रिसर्च पेपर्स थे उनके मैच होने के जो डिफरेंट स्पेशलिटीज़ हैं उनमें अल्टीमेटली उनके ज़्यादा चांसेस थे। आल्दो जो नहीं मैच हुए उनके पास भी रिसर्च एक्सपीरियंसेस थे, लेकिन जो मैच्ड कैंडिडेट्स हैं उनके अल्टीमेटली जो मेन रिसर्च एक्सपीरियंसेस थे वो ज़्यादा थे। जो नीचे वाला ग्राफ है वो भी शो कर रहा है कि जो मोस्टली स्पेशलिटीज़ हैं इंटरनल मेडिसिन के अलावा, और सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, फैमिली मेडिसिन, या जो भी कंपैटिटिव या मुश्किल स्पेशलिटी हैं जिसमें सीट्स बहुत कम होती हैं स्टूडेंट्स के लिए, उनमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिसर्च एक्सपीरियंस या पब्लिकेशंस अगर आपकी हों तो आपके मैच होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपके स्टेप स्कोर या बाकी जो चीज़ें हैं उनमें कोई कमी रह जाए किसी न किसी तरह। ये दूसरा चार्ट है, ये पिछले साल के मैच से लिया गया है कि पिछले साल जो मैच होने वाले स्टूडेंट्स थे उनमें भी जो मैच्ड स्टूडेंट हैं उनके मेन रिसर्च एक्सपीरियंसेस जो अनमैच्ड स्टूडेंट्स हैं उनसे ज़्यादा थे इन कंपेटिटिव स्पेशलिटी। कंपेटिटिव स्पेशलिटीज़ का मतलब ये होता है कि जिनमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जिनकी पे बहुत ज़्यादा है, जिनकी वर्थ और वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जो लेस कंपेटिटिव स्पेशलिटीज़ हैं उनका जैसे इंटरनल मेडिसिन है, पीडियाट्रिक्स है, फैमिली मेडिसिन है, इसका मतलब ये है कि अगर आप यूएस में चले जाते हैं और इंटरनल मेडिसिन में चले जाते हैं तो आप सर्जरी में नहीं अस्सलाम जा सकते। वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर नबील, क्या हाल है? ठीक है? कैसी तबीयत है? स्टूडेंट्स, ये जो आप अपने ईमेल शेयर कर रहे हैं ये प्लेटफॉर्म की तरफ से नहीं है। ये किसी आई वी डोंट नो कि किसने आपको कहा है कि ईमेल शेयर करने का। हमने आपको गूगल फॉर्म फिल किया हुआ था और वो गूगल फॉर्म में आपने अपना डाटा देना है। तो डोंट शेयर ईमेल हेयर। ओके। और सबसे पहले तो वी डोंट नो हु इज़ अब्दुल्ला खान। तो आपने ये करना है कि जो गूगल फॉर्म आपके ग्रुप में शेयर हुआ है आपने उसको फिल करना है। और उसके बाद हम आप लोगों का वो बनाएंगे ये जो हमारा सेशन है। अ, इसके बाद हम ये करेंगे कि तकरीबन आपके ग्रुप्स बना देंगे 10 10 लोगों के। और उसमें आपके साथ एक मेंटोर हम अटैच करेंगे। एक तो प्लेटफॉर्म के ऊपर इस कंप्लीट सेशन एवरीथिंग जो आपको रिसर्च के लिए जो रिक्वायर्ड है वो ऑलरेडी हमने उसके लेक्चर्स बनाए हुए हैं, वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशन के थ्रू भी और आईओएस एप्लीकेशन के थ्रू भी आपको वो मिल सकते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि बेनिफिट ये है कि जब ये सेशन होता है, इस सेशन के होने के बाद जब आप एक्चुअल परफॉर्म करने लगते हैं, इस वक्त तो आपको बातें समझ आ जाती हैं और कुछ नहीं भी आती। लेकिन जब आप एक्चुअल परफॉर्म करने लगते हैं तो आपको फिर प्रॉब्लम्स होते हैं रिसर्च में। तो उसके लिए वो लेक्चर्स ऑलरेडी जो हैं वो रिकॉर्डेड हैं। जहां आपको प्रॉब्लम होती है आप दोबारा उस सॉफ्टवेयर को जो आपको यूज़ करना नहीं आ रहा, या कोई भी जो टॉपिक आपके लिए मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है, उसको आप दोबारा सुन लेते हैं। और मेंटोर भी आपके साथ अटैच होगा जो कि आपको गाइड कर देगा और आपको असाइनमेंट देगा। तो इसके बाद जी गूगल फॉर्म शेयर कर दें डॉक्टर फैसल। अगर आप ने मीटिंग ज्वाइन की हुई है तो डॉक्टर एक मिनट confirm, इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ एक मिनट के लिए। डॉक्टर अफरा साहब, आप इसमें हैं तो प्लीज़ गूगल फॉर्म शेयर कर दें। गूगल। वेरी गुड। थैंक यू सो चलिए। मच, ये थे डॉक्टर हाफिज आतिफ।
सैम सर्वर, जो कि ड्यूक यूनिवर्सिटी में पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च स्कॉलर हैं, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, एडल्ट कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ जो इनकी लैब है वहाँ पे। तो इन्होंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया आपको, जो चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कि जो हमारे सेशंस हैं, बिकॉज ये हमारा फर्स्ट सेशन नहीं है और ये लास्ट सीरीज नहीं है, आई कंटिन्यू टू entertain you with more lectures on some advanced softwares as well besides the systematic review and meta analysis. So हम कंटिन्यू करते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे कि जितने भी मेडिकल जो ग्रेजुएट इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं जो कि पाकिस्तान, इंडिया या और दूसरी कंट्री से यूएस में रेजिडेंसी के लिए या स्पेशलाइजेशन के लिए जाते हैं, उनके उन्हें जो ऑन एवरेज रिसर्च जो एब्स्ट्रैक्ट प्रेजेंटेशन या रिसर्च पेपर्स चाहिए, वो उन लोगों से ज़्यादा हैं जो मैच्ड हुए हैं। उनकी रेशो एज कम्पेयर टू अनमैच्ड, इट्स ग्रेट। उनके जो एवरेज रिसर्च पेपर थे, दे रेंज फ्रॉम 45 to even 32। अगर किसी ने न्यूरो सर्जरी में मैच होना है तो 32 रिसर्च पेपर ऑन एवरेज उसे चाहिए। अगर किसी ने ऑर्थोपेडिक सर्जरी में जाना है तो उसे 30 पेपर ऑन एवरेज चाहिए मैच होने के लिए। किसी ने रेडियोलॉजी में जाना है तो 15 पेपर ऑन एवरेज चाहिए। ये जस्ट एवरेज है, सम पीपल हैव मोर और लेस पेपर्स एज कंपेयर टू दिस एवरेज। तो ये ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स हैं फ्रॉम एनआरएमपी, नेशनल रेजिडेंसी मैच प्रोग्राम, जिसका 2 दिन पहले 19th को हमारे पास 17th को मैच रिजल्ट्स आए हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स मैच भी हुए और बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली मैच नहीं हुए। अल्लाह उनके लिए आसानियाँ करें। तो रिसर्च की कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स हैं रिसर्च की, जाहिर है जैसे डॉक्टर आतिफ ने हमें बताया कि जो पाकिस्तान में होने वाली रिसर्च है मोस्टली वो सेकेंडरी रिसर्च होती है। हम रिसर्च को ब्रॉडली ना 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर देते हैं मेडिकल रिसर्च को। एक को हम प्राइमरी रिसर्च कहते हैं। प्राइमरी रिसर्च का मतलब ये है कि ये क्लिनिकल ट्रायल्स हो सकते हैं जो कि पेशेंट्स के ऊपर, या जिसमें पेशेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और ड्रग्स को टेस्ट किया जाता है, या ये कोई एक्सपेरिमेंटल स्टडी हो सकती है, लैब बेस्ड स्टडी हो सकती है, सेल बेस्ड स्टडी हो सकती है जिसे बेसिक रिसर्च कहते हैं, ये एनिमल्स पे जेनेटिक इंजीनियरिंग की सेल स्टडी हो सकती है, बायोकेमिकल कोई स्टडी हो सकती है, कोई मटेरियल डेवलपमेंट स्टडी है जैसे केमिस्ट्री की या मटेरियल साइंसेज लैब में होता है। इसके अलावा क्लिनिकल ट्रायल्स हो सकते हैं जो कि एनिमल्स पे भी हो सकते हैं, जो कि ह्यूमंस पे भी हो सकते हैं, जो कि पेशेंट्स और हेल्दी इंडिविजुअल दोनों पे। लाइकवाइज किसी ड्रग की स्टडी है, ठीक है, तो ये सारी स्टडीज हमारे पास प्राइमरी स्टडीज हैं, प्राइमरी मेडिकल रिसर्च है जो कि लैब में चाहिए, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा फंडिंग, पैसा और इन्वेस्टमेंट चाहिए और हमें स्किल्स भी चाहिए। मोस्टली जो प्राइमरी रिसर्च है इसको पीएचडीज करते हैं या इससे भी ज़्यादा, जिनका बहुत ज़्यादा अरसा इस फील्ड में लगा है रिसर्च में और वो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, वो ही इस रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं। और अकेला बंदा नहीं कंडक्ट करता, इसके लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ग्रांट्स चाहिए, इसके लिए लैब इक्विपमेंट्स चाहिए, लैब्स चाहिए, और देन ये रिसर्च कोई दिनों में नहीं बल्कि सालों में कंप्लीट होती है। ये इतनी ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हैं। कुछ रिसर्चेज हैं ओरिजिनल जो कि हम स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, जैसे केस क्रॉस सेक्शनल स्टडीज हैं। फोर्थ ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स इससे वाकिफ होंगे, क्योंकि फोर्थ ईयर में कम्युनिटी मेडिसिन में एक ओरिजिनल स्टडी जिसे क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहते हैं, उसका ताल्लुक पब्लिक हेल्थ से या साइकाइट्री वगैरह से होता है, तो वो करना लाजमी होता है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी ओरिजिनल स्टडी की एक एग्जांपल है, जिसमें हम जस्ट डेटा कलेक्ट करते हैं और एक स्नैपशॉट या एक तस्वीर ले लेते हैं जो डेटा होता है पेशेंट्स का या इंडिविजुअल्स का, पार्टिसिपेंट्स का, जो हमारी पॉपुलेशन होती है, जो हमें रिक्वायर्ड है, जिस पॉपुलेशन या जिन लोगों में वो रिसर्च करना, हम उनमें से एक क्वेश्चनर बनाते हैं, क्वेश्चनर सर्कुलेट करते हैं, जो डेटा कलेक्ट होता है उसको एनालिसिस कर देते हैं, तो ये ऑब्जर्वेशनल या ओरिजिनल स्टडी हो जाती है। इसके अलावा जो दूसरी टाइप है रिसर्च की जिसको हमने ब्रॉडली क्लासीफाई किया है वो है सेकेंडरी रिसर्च। सेकेंडरी रिसर्च का मतलब ये है कि जो ये सारी प्राइमरी रिसर्च से पब्लिश होने वाला डेटा है, हम उस डेटा को इस्तेमाल करते हुए नए पेपर्स लिखते हैं। इसके लिए हमें कोई लैब में बैठने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस इंटरनेट, कंप्यूटर चाहिए और एक चलता ब्रेन चाहिए, टीम चाहिए। हम कंडक्ट कर सकते हैं ये रिसर्च। इसमें ज़्यादातर रिव्यूज़ आ जाते हैं, रिव्यू आर्टिकल, यानी कि हम जो ये सारी मैंने टाइप्स आपको रिसर्च की बताई हैं, ये ऑलरेडी साइंटिस्ट्स कर रहे हैं, ये डेटाबेसेस पे इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। हम इस रिसर्च को यूज़ करते हुए नए पेपर्स, नए रिव्यूज़ या रिसर्च लिखते हैं। हम उस डेटा को पूल करते हैं, डेटा को इकट्ठा करते हैं और
नई तरह उसको प्रेजेंट करते हैं, नई फाइंडिंग्स बताते हैं, या बहुत सारी स्टडीज को इकट्ठा करके एक बड़ी स्टडी बनाते हैं। तो ये हमारे पास सेकेंडरी रिसर्च बन जाती है। इसमें नैरेटिव रिव्यू है, लिटरेचर रिव्यू, स्कोपिंग रिव्यू, सिस्टमैटिक रिव्यू, मेटा एनालिसिस। इसकी भी बहुत सारी किस्में हैं जो कि हम कर सकते हैं। तो जो सेकेंडरी रिसर्च है, ये हमारा स्कोप है मेडिकल स्टूडेंट्स का, मेडिकल ग्रेजुएट्स का, अंडर ग्रेड लेवल पे। इसके लिए कोई स्पेशलिटी आपको नहीं चाहिए, प्रायर रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। जस्ट you need a laptop, uh, you need active internet connection, and you need ideas to gather your team and start working. So this is how you can start your research journey. यू कैन पब्लिश अलॉट। हम और भी डिस्कस करते हैं ऐसे डिज़ाइंस जो कि मेडिकल स्टूडेंट्स कर सकते हैं। तो ये इसे पिरामिड ऑफ एविडेंस कहते हैं। इसमें डिफरेंट तरह की जो स्टडीज़ हैं उनके डिज़ाइंस को बताया गया है और उनकी वैल्यूज़ को। तो जो एविडेंस का लेवल है वो नीचे से ऊपर तक इंक्रीज कर रहा है। जो लेवल ऑफ एविडेंस है, इट इंक्रीजेज फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो जो सबसे बॉटम पे स्टडीज़ हैं इसमें, एविडेंस बेस्ड पिरामिड में, वो स्टडीज़ हैं जो कि आपके पास एनिमल पे की जाती हैं या लैब पे की जाती हैं। हैरानी की बात यह है, आयरनी है ये, कि जो एनिमल और लैब बेस्ड स्टडी है, आल्दो उन पे ज़्यादा खर्चा, ज़्यादा एक्सपर्टीज चाहिए, ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन उनकी जो वर्थ या वैल्यू है एज कम्पेयर टू रिव्यूज़, सिस्टमैटिक रिव्यू या मेटा एनालिसिस, वो कम है। क्योंकि वो एनिमल पे हैं, उनका डायरेक्टली ह्यूमन से ताल्लुक नहीं है। एनिमल्स वाली स्टडी को हम ह्यूमंस पे एप्लीकेबल अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज ह्यूमन एंड एनिमल आर टू डिफरेंट थिंग्स। जो लैब बेस्ड स्टडी या सेल पे होने वाली स्टडीज़ हैं वो डिफरेंट हैं। तो क्योंकि इनका ताल्लुक इंसानों के साथ नहीं है, दे डिमांड मोर स्किल्स, मोर इन्वेस्टमेंट, और ये सालों लगता है, लेकिन इनकी वो एविडेंस में वैल्यू नहीं है, वो वर्थ नहीं है जो कि आपके पास ओरिजिनल जो सिस्टमैटिक रिव्यूज या मेटा एनालिसिस की होती है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद केस रिपोर्ट या केस सीरीज आ जाती हैं। केस रिपोर्ट का मतलब यह है कि आप एक डॉक्टर हैं या स्टूडेंट हैं, वार्ड में जाते हैं, आप बहुत सारे केसेस या बहुत सारे पेशेंट्स देखते होंगे। तो यकीनन आपके पास ऐसे पेशेंट्स पेशेंट्स आएंगे जो कि ऑलरेडी लिटरेचर में या किताबों में जिस तरह उनकी सिम्टम्स को, उनकी मैनेजमेंट को या उनकी ट्रीटमेंट्स को बताया गया है, वो उस तरह हमारे पास नहीं आते। या उस एक बीमारी के साथ कोई ऐसी बीमारी होती है जो कि नॉर्मली कॉमन नहीं होती। तो हम ऐसे केसेस को, उस पेशेंट का जो डेटा होता है, इंडिविजुअल डेटा, उसको पब्लिश कर सकते हैं। उसे केस रिपोर्ट कहेंगे हम। एक पेशेंट का अगर डेटा है, अगर ज़्यादा पेशेंट्स का डेटा है, तो उसे हम केस सीरीज कहते हैं। ऐसे केसेस आपके पास हॉस्पिटल में, आप एचओ से भी, पीजी से भी ले सकते हैं, या आप खुद भी, अगर आपके पास क्लिनिकल नॉलेज है तो आप खुद भी डायग्नोज कर सकते हैं। ये ओरिजिनल स्टडीज और ओरिजिनल वैल्यूज हैं। ईमेल की ज़रूरत नहीं है जो आप शेयर कर रहे हैं। जो डॉक्यूमेंट भेजी गई है इसको बाद में फिल कर लीजिएगा, गूगल फॉर्म को, अस्सलाम ईमेल वालेकुम। मत। आई एम सॉरी डॉक्टर नबील। एक्चुअली बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको जो कि ज्वाइन नहीं कर पा रहे। ठीक है। और उन्होंने इसलिए ज्वाइन भी किया हुआ था, लेकिन वो ट्राई कर रहे हैं। तो फिर इसके लिए हमने ये किया है कि इस मीटिंग को अटैच कर देते हैं यूट्यूब के साथ। तो उसके लिए हमें इस मीटिंग को एंड करना पड़ेगा और दोबारा लिंक शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये मीटिंग डायरेक्टली अटैच नहीं हो रही हमारे यूट्यूब से, ताकि सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब इसमें इसको ज्वाइन कर सकें। क्या ख्याल है? फिर भाई मेरे ख्याल से तो ये चलने चलने देते हैं। मीटिंग, जो नेक्स्ट मीटिंग होगी हम उसको कर लेंगे, बिकॉज एंड करना इज अनोइंग मेरे ख्याल से। तो इसको ऐसे कंटिन्यू करते हैं। हम रिकॉर्डिंग्स शेयर कर देंगे। रिकॉर्डिंग्स सेशन के फौरी बाद ना 10-15 मिनट पे हम यूट्यूब चैनल पे स्टूडेंट्स शेयर बड़े कर दिल बर्दाश्ता से हैं। देंगे। चलिए इंशाल्लाह शेयर कर देंगे, और कल कैपेसिटी पॉसिबली इंक्रीज कर लेंगे इसकी ना। तो अगर हम इसको मेरे ख्याल में दोबारा सेंड कर दें, ये 5 मिनट की डिस्टरबेंस होगी, लेकिन सब लोग ज्वाइन कर लेंगे। हम्म। आई थिंक मेरा मेरा आई थिंक कंटिन्यू मेरा करना चाहिए, बिकॉज ऐसे सारा कुछ ना, सारा फ्लो खराब हो जाता है। और बहुत सारे जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, मे बी वो मिस कर दें बहुत सारी चीज़ें चलें, ठीक है। भाई। इसको फिर ये करें कि 40 मिनट के बाद या 30 मिनट के बाद, ये 30 मिनट का सेशन पहला रख लें, फिर इनको ब्रेक ब्रेक होगी, फिर हम उनको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक, ठीक है। ठीक है। ये ठीक है, थर्टी थैंक यू। मिनट की क्लास, थैंक पहला सेशन आपका 30 मिनट का रख लें। थैंक यू सो मच।
ठीक है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, सारा फ्लो ख़राब हो जाता है इस तरह की जो टेक्निकल होते हैं, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल पर्सनली मैसेजेस कर रहे हैं इनबॉक्स और फिल कि हम ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ पार्टिसिपेंट्स, और बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल ग्लिचेस वी कुड नॉट इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ Zoom meeting, but we'll try to upload the lecture to session immediately after this meeting, inshallah, and we'll try to continue दिस। तो हम केस रिपोर्ट या केस सीरीज को डिस्कस कर रहे थे। यू आर फिजिशियन, यू आर वर्किंग एज हाउस ऑफिसर और पीजी और अ फोर्थ और फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट, सर्जरी या मेडिसिन की वार्ड में आपके पास पेशेंट्स आते हैं। वो पेशेंट्स ऐसे सिम्टम्स के साथ ऐसे ट्रीटमेंट आपने मोडेलिटी उस पर की है, या उनकी जो सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं वो इस तरह की हैं कि जो ना आपने बुक्स में कॉमनली पढ़ी ही, ना इंटरनेट पे या डेटाबेसेस पे डिफरेंट अवेलेबल है, ना ही उसको बहुत सारे लोगों ने पब्लिश किया है। और बहुत सारे केसेस ऐसे रेयर डिजीजेस लाइक कंजेनिटल डिजीजेज, जेनेटिक डिजीजेज जो कि बहुत ज़्यादा रेयर होती हैं, तो आप उनका डेटा पब्लिश कर सकते हैं। जो पेशेंट की जो भी हिस्ट्री से लेके उसकी जो भी फाइंडिंग होंगी, लैब वैल्यूज़ और एक्सरे या जो भी रेडियोलॉजिकल रेडियोग्राफ्स उसके होंगे, हम उनको पब्लिश कर सकते हैं। जर्नल्स में वो पब्लिश होते हैं, वो ओरिजिनल स्टडीज़ हैं, उनकी वैल्यू एनिमल या लैब स्टडीज से ज़्यादा है। आप लेटर्स टू एडिटर या एडिटोरियल्स लिख सकते हैं, किसी मामले में अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। अगर आपको लिखना आता है तो आपकी बातें जो आप बात भी करेंगे किसी इशू के हवाले से, वो भी पब्लिश होगी और वो भी रिसर्च काउंट होगी। तो रिसर्च इज़ नो स्मॉल थिंग, ओनली अगर आपको लिखना आता है, कम्युनिकेट करना आता है, बिकॉज रिसर्च एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए आप अपने फेलो जो फिजिशियंस हैं, जो साइंटिस्ट्स हैं, और जो आपके फेलो मेडिकल मैन हैं, उनसे अपनी फाइंडिंग्स को कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेथोडोलॉजी सीखने की ज़रूरत है, साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखा कैसे जाता है, पब्लिश कैसे किया जाता है, ये सीखने की ज़रूरत है। और ये सेशंस बेसिकली इसीलिए डिज़ाइन किए गए हैं ताकि आप ये सारी स्किल्स को अचीव कर सकें। और रिसर्च इज़ अ लाइफ लॉन्ग स्किल। आप जिस मर्जी ओहदे पे चले जाएं, जहाँ मर्जी स्टूडेंट हैं तो आपको अपनी डिग्री के लिए, एमफिल के स्टूडेंट्स हैं उनको डिग्री के लिए रिसर्च चाहिए। अगर आपने मैच के लिए बैठना है, प्लैग करना है, एएमसी करना है, या कोई और स्पेशलिटी का एग्जाम देना है, इवन एफसीपीएस भी करना है, तो उसके लिए भी आपको रिसर्च एक्सपीरियंसेस, रिसर्च पेपर्स चाहिए। अगर आप एफसीपीएस कर रहे हैं, सीपीएसपी की नई पॉलिसी के मुताबिक आपको 2 ओरिजिनल स्टडी में फर्स्ट ऑथर होना पड़ेगा। तो रिसर्च ने आपकी कभी जान नहीं छोड़नी। यू हैव टू लर्न और लर्न इट बाय योर सेल्फ। यू कैन नॉट पे मनी, क्योंकि आपकी यह हलाल की कमाई है, मेहनत की कमाई है, और दे टुक लॉट ऑफ मनी फॉर द रिसर्च जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वर्थ नहीं होती, बिकॉज लोगों को भी पता है कि जो रिसर्च पैसे दे के पब्लिश करवाई जाती है वो किन जर्नल्स में पब्लिश होती है और किस क्वालिटी की होती है। बैक टू केस कंट्रोल स्टडीज। हमारे पास केस कंट्रोल स्टडीज और कोहोर्ट स्टडीज अमूमन स्टूडेंट्स लेवल पे नहीं होती, लेकिन ये ओरिजिनल या प्राइमरी स्टडीज हैं। उसके अलावा हमारे पास रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है, ये आपने बहुत ज़्यादा लफ्ज़ सुना होगा। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस ऑफ रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। तो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हमारे पास जो भी ड्रग या नई ड्रग्स डेवलप होती हैं उनको पेशेंट्स पे या ह्यूमंस पे टेस्ट करने के लिए जो स्टडी डिज़ाइन है उसे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल कहते हैं। इसमें पेशेंट्स को 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। एक ग्रुप को मेडिसिन या जो ड्रग या जो ट्रीटमेंट होता है वो दिया जाता है, दूसरे को ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। और उन्हें एक टाइम तक फॉलो करके उनके जो रिजल्ट्स हैं वो देखे जाते हैं कि ड्रग कितनी सेफ है, लाइक इससे कोई एडवर्स इफेक्ट होता है, पेशेंट की डेथ होती है या नहीं होती, या पेशेंट की सिम्टम्स इम्प्रूव होती हैं, अगर इम्प्रूव होती हैं तो कितनी इम्प्रूव होती हैं। लाइक इससे हम अपनी जो नई जो ड्रग्स हैं डेवलप कर रहे हैं, उन ड्रग्स को टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो सबसे हाईएस्ट डिज़ाइन है वो सिस्टमैटिक रिव्यू या मेटा एनालिसिस आ जाता है, क्योंकि सिस्टमैटिक रिव्यू या मेटा एनालिसिस जो जितनी भी स्टडीज़ यहाँ पब्लिश हुई हैं, लाइक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, कोहोर्ट्स या केस कंट्रोल स्टडीज़, इन सब स्टडीज़ के डिफरेंट जो, अगर सेम पेशेंट है हमारे पास और सेम ड्रग है लेकिन वो मुख्तलिफ कंट्रीज में ट्रायल हुआ है, तो हम उन सब ट्रायल को इकट्ठा करके एक रिव्यू या एक स्टडी कर सकते हैं, एक रिसर्च पेपर कर सकते हैं। उस रिसर्च पेपर को हम मेटा एनालिसिस सिस्टमेटिक रिव्यू कहेंगे, क्योंकि वो स्टडीज हमने बहुत ज़्यादा फिल्टर की हैं, लाइक थाउजेंड्स ऑफ आर्टिकल्स को देख के, रीड करके, उनमें से जो मोस्ट रेलिवेंट आर्टिकल थे, जो सिमिलर पॉपुलेशन, सिमिलर इंटरवेंशन, इंटरवेंशन ट्रीटमेंट को कहते हैं, वो सर्जरी भी हो सकती है और वो मेडिसिन भी हो सकती है। तो जो ट्रीटमेंट हम करते हैं,
ट्रायल्स को उनको इकट्ठा करके उनके एक जैसे रिजल्ट्स देते हैं। ये पॉसिबल है कि एक ही जो ड्रग है उसके एक ही पॉपुलेशन में, लाइक हम अगर मेटफॉर्मिन दे रहे हैं टाइप 2 डायबिटीज के लिए, तो पॉसिबल है कि एक एज ग्रुप में उसके डिफरेंट इफेक्ट आए, दूसरे एज ग्रुप में उसके डिफरेंट इफेक्ट आए, है दोनों को टाइप 2 डायबिटीज। तो हमें ओवरऑल कैसे पता चलेगा? अगर 50,000 पेशेंट है और 10 स्टडीज हुई हैं, एक जो फिजिशियन है, डॉक्टर है, आपने मेटफॉर्मिन प्रेस्क्राइब करनी है, तो आपके लिए मुश्किल होगा ये डिसाइड करना कि आप उन 10 स्टडी को पढ़ें पहले अलग अलग, उन 10 स्टडीज के रिजल्ट्स को देखें। उस रिजल्ट से आपको ये समझ लगेगी, कुछ स्टडीज प्रेफर कर रही हैं कि मेटफॉर्मिन यूज करनी चाहिए, कुछ स्टडीज प्रेफर करेंगी कि नहीं यूज करने चाहिए, कुछ में एडवर्स इफेक्ट्स ज्यादा होंगे, कुछ में एडवर्स इफेक्ट्स कम होंगे। तो इन सारे मसले से निपटने के लिए हम उन सारे ट्रायल्स को एक सॉफ्टवेयर में पूल करेंगे, या सॉफ्टवेयर में पूल किए बगैर ही हम सिस्टमेटिक रिव्यू करेंगे। लाइक उनको हम इतना फिल्टर करेंगे और उन्हें अप्रेस करेंगे, उनको स्क्रीन करेंगे, उनका डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, उनको इस फॉर्म में लेके आएंगे कि हम वन लाइनर आंसर्स देंगे सवालों के जवाब के, कि जो 10 स्टडीज है या 50,000 पेशेंट्स पे होने वाला एक्सपेरिमेंट है उसका ओवरऑल एंड रिजल्ट क्या है। तो जो 50,000 या जिसमें 10 स्टडी इन्वॉल्व है, ऐसी स्टडी, तो अल्टीमेटली उसकी वैल्यू जो ये सिंगल स्टडी है इससे ज़्यादा होती है। जैसे ही सिस्टमैटिक रिव्यू या मेटा एनालिसिस पब्लिश होते हैं तो उससे क्लिनिकल जो प्रैक्टिस गाइडलाइन है, हर डॉक्टर जो भी प्रैक्टिस कर रहा है वो हर साल, जैसे अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है या अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी है, तो वो कार्डियोलॉजी में होने वाली पूरे साल की रिसर्च का जो निचोड़ है उसकी सिंपल लैंग्वेज क्लिनिकल गाइडलाइन बनाते हैं कि भाई जो पुरानी ड्रग्स हैं वो नहीं यूज़ करनी चाहिए, उनके ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट्स हैं, जो नई ड्रग्स हैं वो कैसे यूज़, कौन कौन सी यूज़ करनी चाहिए, और क्या क्या न्यू डेफिनेशंस ऐड होती हैं, न्यू ट्रीटमेंट ऐड होते हैं। तो वो गाइडलाइन में, वो गाइडलाइन अल्टीमेटली जो सिस्टमैटिक रिव्यू या मेटा एनालिसिस हम करते हैं उनसे बनती हैं। तो सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस की ये वर्थ है कि दे चेंज क्लिनिकल प्रैक्टिस। अगेन हमारे पास पिरामिड ऑफ एविडेंस है, इसमें और मजीद डिटेल के साथ बताया गया है कि जो कुछ इन्फॉर्मेशन है अनफिल्टर, अनफिल्टर इन्फॉर्मेशन का मतलब यह है कि रीजनल स्टडी हैं और ये पब्लिश हुई हैं। फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन का मतलब यह है कि ये बहुत सारी स्टडीज हमने सर्च की, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा रेलिवेंट स्टडीज थी और जो एक ही टॉपिक को डिस्कस कर रही थी, हमने उन स्टडीज को इकट्ठा किया, पूल किया, एनालिसिस किया, और उनसे हमने वन लाइनर आंसर बनाए कि आइदर दिस ड्रग शुड बी यूज्ड और नॉट। तो दिस इज हाउ सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस गाइड पॉलिसीज, फिजिशियंस एंड साइंटिस्ट। सैम्पलिंग टेक्निक हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। हम यहाँ पे जस्ट रिसर्च और रिसर्च के डिफरेंट डिज़ाइन को कर रहे हैं। फर्दर रिवीजन, जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, एनिमल्स पे होने वाली स्टडीज़, लैब में होने वाली स्टडीज़, वो सबसे जो लोएस्ट साइड पे आती हैं एविडेंस की। उसके बाद केस रिपोर्ट, केस रिपोर्ट मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया कि आप वार्ड्स में काम कर रहे हैं, आपके पास ऐसा पेशेंट आता है जो कि पहले लिटरेचर में, किताबों में या डेटाबेसिस पे कम रिपोर्टेड है, डिजीज रेयर है, या उसके जो टेस्ट हैं वो बहुत रेयर और अनकॉमन है, जिस तरह कॉमनली प्रेजेंट नहीं करता, या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस के साथ आया है, या आपने कोई नया ट्रीटमेंट उस पर स्टार्ट किया है जो कि नॉर्मली यूज़ नहीं किया जाता। इफ़ यू इनिशिएट दैट ट्रीटमेंट मोडालिटी, इफ़ यू perform anything that is new, तो you can report it, its original study, it's called case report। अगर ये एक पेशेंट के ऊपर है, अगर ज़्यादा पेशेंट्स एक ही डिजीज के हैं आपके पास, तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारी रेयर या कंजेनिटल डिसऑर्डर्स चिल्ड्रन में स्पेशली रिपोर्ट होते हैं, वो बहुत रेयर होते हैं, वो हर केस कैन बी रिपोर्टेड, बिकॉज पाकिस्तान में या वर्ल्ड वाइड जिनके बहुत ज़्यादा कम केसेस होते हैं, तो वो हर केस केस रिपोर्ट बन सकता है। इसके लिए यू जस्ट नीड टू गो टू द वार्ड्स, सी द पेशेंट्स एंड नोट डाउन एंड रीड देयर फाइंडिंग्स, उनकी फाइल्स को पढ़ें, पीजीज या एचओस के साथ कंसल्ट करें कि हम केस रिपोर्ट लिखना चाहते हैं, हमें डेटा दें। तो अगर आपको साइंटिफिक राइटिंग आती होगी तो आप तभी केस लिख सकेंगे, उसको पब्लिश कर सकेंगे, और वो आपकी ओरिजिनल स्टडी होगी। उसके बाद कोहोर्ट्स, और ये हमने रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल को डिस्कस किया कि इसमें हम जो ट्रीटमेंट ड्रग्स टेस्ट करते हैं, उसके बाद इन ट्रायल्स को और कोहोर्ट स्टडी को, जो कि एक ही तरह के पेशेंट्स को एक ही तरह की इंटरवेंशन या ट्रीटमेंट मोडालिटी, ट्रीटमेंट का मतलब वो कोई सर्जरी या कोई मेडिसिन ड्रग हो सकती है, वो डिफरेंट पेशेंट्स पे अगर होगी, तो हम उन सारी स्टडीज को कंबाइन करते हैं, उस सारी इंफॉर्मेशन को फिल्टर करते हैं। लाइक ये हमारे पास
हम इसमें 1000 स्टडीज को रीड करेंगे किसी एक टॉपिक के बारे में जिसमें पॉपुलेशन भी सेम है, सेम पेशेंट्स हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि मेटफॉर्मिन यूज़ कर रहे हैं हम टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए, तो वो दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज में वो ट्रायल हो रहा है, तो उसके रिजल्ट्स हमारे पास डिफरेंट होंगे। तो हम उन 1000 स्टडी को फिल्टर करेंगे, उसमें 10 स्टडीज जो कि सेम क्वेश्चन को, सेम पॉपुलेशन को डील कर रही होंगी, हम उनको मिला के एक पेपर बना देंगे। दैट पेपर विल बी कॉल्ड सिस्टमैटिक रिव्यू या मेटा एनालिसिस। केस कंट्रोल स्टडी कहते हैं। ये रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी का मतलब ये है कि पेशेंट्स हमारे पास, फर्ज करें हमारे पास 100 पेशेंट्स वार्ड में आए हैं, और हमने उन्हें देखा है कि 100 पेशेंट्स को लंग कैंसर है। तो हमने 100 पेशेंट की हिस्ट्री ली। तो हिस्ट्री लेके हमें पता चला कि 60 पेशेंट्स ऐसे थे जो कि स्मोकर्स थे, और 40 पेशेंट्स ऐसे थे जो कि नॉन स्मोकर थे लेकिन उन्हें लंग कैंसर था। तो हमारा यहाँ पे हमें क्या रिजल्ट मिला कि जो कैंसर की प्रेवलेंस है, कैंसर का जो इंसिडेंस है, वो ज़्यादा है स्मोकर में। तो इसका मतलब यह है स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर है। या हमने एज को लिया, हमारे पास 100 पेशेंट्स आए थे, तो जो हमारे पास पेशेंट्स अबव 60 थे जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा थी, वो हमारे पास 80 पेशेंट्स थे और उन्हें लंग कार्सिनोमा था। जो यंग पेशेंट थे वो 20 थे। इसका मतलब यह है कि एज एक रिस्क फैक्टर है कैंसर के लिए। तो इसमें हम जो ऑलरेडी सब्जेक्ट्स हैं या पेशेंट्स हैं वो हमने लिए होते हैं, और हम उनको उनका देखते हैं रेट्रोस्पेक्टिव टाइम के पीछे जाके, लाइक उन्होंने जो 40 साल या 20 साल स्मोकिंग की है, हम उनकी हिस्ट्री हिस्ट्री लेते हैं, देन उसकी बेस पे हम हमें पता चलता है। दिस इज जस्ट रफ एग्जांपल के व्हाट इज केस कंट्रोल स्टडी और कोहोर्ट स्टडी में हम जो एक ग्रुप को एक्सपोज करते हैं और एक ग्रुप को वैसे रखते हैं, लाइक हम 100 हेल्दी पेशेंट्स लेंगे, 50 को हम स्मोकिंग करवाएंगे और 50 को नहीं करवाएंगे, और कुछ अर्से तक हम उन्हें ऑब्जर्व करेंगे, और उसके बाद विल सी कि कितने पेशेंट्स में कैंसर होता है और कितने पेशेंट्स में कैंसर नहीं होता। यस, कम्युनिटी मेडिसिन में इसकी बहुत अच्छी डेफिनेशन लिखी हुई है, केस कंट्रोल कोहोर्ट और सारे स्टडी डिजाइन। वी आर लर्निंग अबाउट रिसर्च मेथोडोलॉजी। जो ये हम सारी बातें डिस्कस कर रहे हैं, इनका डायरेक्टली कल जो सिस्टमैटिक रिव्यू या मेटा एनालिसिस है उससे डायरेक्टली ताल्लुक है, बिकॉज हमने जितनी भी स्टडी डिज़ाइन या जो भी चीज़ें डिस्कस की हैं उनका डायरेक्टली कल वाली लर्निंग के साथ हमारा ताल्लुक है। तो रिसर्च पेपर्स की मैं एग्जांपल्स आपको दिखा देता हूँ कि किस किस तरह की रिसर्च पेपर हो सकती है। मैंने केस रिपोर्ट का आपसे जिक्र किया था कि केस रिपोर्ट पब्लिश हुई है, ये पबमेड पे अवेलेबल है, जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटेड मेडिसिन में। तो ये इसका केस रिपोर्ट का लंबा सा और मुश्किल सा टाइटल होता है। इस टाइटल से आपने परेशान नहीं होना। इसके एंड पे जो केस रिपोर्ट लफ्ज आ रहा होता है, ये इसके ऑथर्स की लिस्ट आ रही है कि इसको 4 ऑथर्स ने लिखा है, और ये इसका एब्स्ट्रैक्ट या एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं पूरी केस की समरी को। इसमें आप देख सकते हैं उन्होंने डिस्कस किया होगा, केस ऑफ 46 ओल्ड ईयर ओल्ड मेल सफरिंग फ्रॉम CLL, क्रोनिक लिम्फोसिटिक लीकेमिया, who presented with long standing episode low grade fever। तो उन्होंने ये ऐसा ट्रीटमेंट है, लाइक आयुर्वेदा, उन्होंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इस्तेमाल किया है क्यूट CLL के लिए, जो कि कॉमनली यूज नहीं किया जाता है। एंटी कैंसर ड्रग्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, लेकिन उन्होंने किया, इससे पेशेंट्स उनकी हेल्थ में भी इम्प्रूव हुई हो, तो उन्होंने लिटरेचर में इसको रिपोर्ट किया है। देन लेटर टू एडिटर इज अ टाइप ऑफ रिसर्च एज वेल। किसी स्टडी के बारे में आप अपनी राय पेश करना चाहते हैं कि आपको एक कोई ऑलरेडी पब्लिश्ड स्टडी में नई इंसाइट मिली है, ये दुनिया में किसी जगह कोई आउटब्रेक हो गई है, जैसे पाकिस्तान में रिसेंटली में भी साल या 2 साल पहले गर्मियों में निगलेरिया जो था बैक्टीरिया, उसकी केसेस आए थे। तो उस पर भी लोगों ने बहुत सारे लिखे थे। निपा वायरस आया था, कोविड 19 जब नया नया आया था, तो सबसे पहले जब लेटर्स टू एडिटर लिखे थे, यानी कि मुख्तलिफ स्टडीज़ को स्टूडेंट्स ने, मोस्टली ये स्टूडेंट्स ही पब्लिश करते हैं या फिर जो एक्सपर्ट्स होते हैं फील्ड में, वो किसी टॉपिक के बारे में या किसी आउटब्रेक जो दुनिया में होती है, कोई नई डिजीज आती है, उसके बारे में जर्नल के एडिटर को लेटर लिखते हैं कि जर्नल के एडिटर एडिटर भाई, दुनिया में ये काम हो रहा है, दुनिया के फलां हिस्से में फलां डिजीज आई है जिसके बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हैं, तो इसके बारे में आप अपनी राय पेश करते हैं। वो राय आपकी ज़ाती तो नहीं होती, लेकिन वो पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स आप साइट करते हैं उसमें, लेकिन इट मैटर्स एज वेल। इट इज़ पब्लिश्ड और ये पब्लिकेशन है, और इट इज़ वेरी इजी पब्लिकेशन। आप एक दिन में या 2 दिन में बैठ के, ये घंटों का काम है वैसे, दिन में ज़्यादा बता रहा हूँ, तो आप एक लेटर टू एडिटर लिख सकते हैं, और इट इज़ इजी पब्लिकेशन। इसके बाद ये कोहोर्ट स्टडी की एक एग्जांपल है, एसोसिएशन बिटवीन मेंस्ट्रुअल साइकिल लेंथ एंड कोरोना वायरस 19।
कोविड-19 वैक्सीनेशन के बारे में, तो इसके काफ़ी सारे ऑथर्स होते हैं। मोस्टली ये पाकिस्तान में तो बहुत ही कम पब्लिश होती है कोर्स, क्योंकि इस पे एक तो टाइम लंबा चाहिए और दूसरा पैसा और एक्सपर्टीज भी चाहिए, जो तीनों चीज़ें हमारे पास नहीं है अनफॉर्चुनेटली। रेंडोमाइज कंट्रोल ट्रायल, इसमें ये आप ड्रग देख सकते हैं, ये विल्डाग्लिप्टिन यूज़ किया और मेटफॉर्मिन, इन दो ड्रग्स का कंपैरिजन किया। अच्छा, अगर एक ही क्लास की या दो डिफरेंट क्लासेस की हमारे पास ड्रग्स अवेलेबल हैं, तो उन ड्रग्स का जो कंपैरिजन होगा वो भी क्लीन रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल से होगा, जो कि प्रैक्टिकल टाइप ऑफ स्टडीज हैं। टाइप 2 हिपैटिक स्टीटोसिस इन टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स। तो एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है जिसमें पेशेंट्स को एनरोल किया जाता है, दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, एक को एक ड्रग देंगे और दूसरे ग्रुप को दूसरी ड्रग देंगे। then I will see the effects after some time के उनमें क्या इम्पैक्ट या इफेक्ट पड़ता है, कितनी डिजीज सेवेरिटी कम होती है। उसके लिए हमारे पास डिफरेंट आउटकम्स या हम डिसाइड करते हैं, बहुत रिजल्ट्स हम बनाते हैं कि हमारे आउटकम क्या होंगे। इस स्टडी का ऑब्जेक्टिव या मकसद क्या होगा कि हम पेशेंट्स की जो बेसलाइन है, लाइक हम पहले उनकी ब्लड ग्लूकोज शुगर लेंगे, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, HbA1c या BMI बेस्ड सर्कमफ्रेंस, या उसके अलावा जितने भी हमारे पास पैरामीटर्स हैं जिनसे हम न्यूमेरिकली बता सकें कि कौन सी ड्रग बेहतर है और क्यों बेहतर है। तो इस तरह रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स में हम दो ट्रीटमेंट्स को या एक ट्रीटमेंट को विद प्लेसिबो नो ड्रग के साथ कंपेयर कर सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कौन सी ड्रग ज़्यादा सेफ है, कौन सी ड्रग ज़्यादा इफेक्टिव है, किसके ज़्यादा जो कौन सी ड्रग लेस कॉस्ट। तो हम इन सारे पैरामीटर्स को इन स्टडीज़ में देखते हैं। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल एज ए मेडिकल स्टूडेंट हम नहीं कर सकते, हमारे बड़े भी नहीं कर सकते, बिकॉज इनके पास ना तो ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल पे हमारे पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए एटलीस्ट। न्यू ड्रग्स जो है वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो बनाती हैं, उसके लिए हमें पेशेंट्स भी विलिंग चाहिए जो कि अपनी आपको पेश कर सकें, वॉलंटियर कर सकें फॉर क्लिनिकल ट्रायल फॉर न्यू ड्रग। तो देर इज लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इट्स अ लेंथी एंड लॉन्ग प्रोसेस टू कंडक्ट अ रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। ये सिस्टमैटिक रिव्यू की एक एग्जांपल है। इसमें बहुत सारी स्टडीज को इकट्ठा करके लाइक मेथोट्रेक्सेट यूज की गई है प्रोलिफरेटिव विट्रियो रेटिनोपैथी के लिए। विट्रियो और रेटिनोपैथी प्रोलिफरेटिव के जितने पेशेंट्स से जितनी स्टडीज ने रिपोर्ट किए थे, हमने वो स्टडीज ले ली, और वो स्टडीज जिसमें मेथोट्रेक्सेट यूज की गई थी, ये तो इस हमने चेक किया कि मेथोट्रेक्सेट सेफ और इफेक्टिव है या नहीं है इस ट्रीटमेंट में। इस ट्रीटमेंट में जितनी भी प्रीवियसली पब्लिश्ड स्टडीज थी, हमने उन सबको पूल किया, इकट्ठा किया, उनसे हमने रिजल्ट्स दिए। लाइक ये एब्स्ट्रैक्ट या जो समरी होती है, इसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने कौन कौन उन्होंने पबमेड, एम्बेस और जो डिफरेंट डेटाबेसेस हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, इन पे उन्होंने सर्च किया। सर्च करने के बाद हंड्रेड्स ऑफ आर्टिकल्स इकट्ठे हुए, उनको स्क्रीन किया, उनमें से जो रेलिवेंट आर्टिकल्स थे उनका डेटा निकाला, उस डेटा को फिर एनालाइज किया। उस एनालिसिस के बाद उन्होंने जो पेपर लिखा, सिस्टमैटिक रिव्यू कहते हैं। इट्स अ लॉन्ग एंड लेंथी पेपर, इसके लिए टीम की ज़रूरत होती है और इट रिक्वायर्स 2 to 3 months टू कंडक्ट अ वेरी गुड सिस्टमैटिक रिव्यू। ऑल दो वीक्स या मंथ्स में भी हो जाता है, लेकिन एटलीस्ट इतना टाइम चाहिए। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे लोगों को सीडीसी वंडर का आइडिया होगा। सीडीसी वंडर यूएस की ना मोर्टेलिटी डेटाबेस है। लाइक वहाँ पे कोई भी डेथ होती है तो वहाँ पे हॉस्पिटल में सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसमें वो डेथ्स को रिपोर्ट करते हैं सॉफ्टवेयर, ये डेटाबेस के ऊपर, जिसे सीडीसी वंडर कहते हैं। तो आप उस डेटा को भी ले सकते हैं, ये डेटा फ्रीली अवेलेबल है। इस डेटा का आसान सा एनालिसिस होता है, एक्सेल पे इसके जो ग्राफ्स बना सकते हैं, और आप मोर्टेलिटी पैटर्न्स देख सकते हैं। लाइक पिछले 20 साल में कौन सी डिजीज के कितने पेशेंट्स आए हैं, और उनमें मेल फीमेल कितने हैं, कितनी डिफरेंट रेसेस या एथनिसिटी से ताल्लुक रखते हैं, कौन सी स्टेट में ज़्यादा मोर्टेलिटी हुई है, कौन से एज ग्रुप में ज़्यादा मोर्टेलिटी या कम मोर्टेलिटी हुई है। तो आप इनका बेसिकली ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं। जो ट्रेंड एनालिसिस है, ट्रेंड एनालिसिस इज वेरी इजी, और आप इसको कुछ दिन में कर सकते हैं और दे इजीली गेट पब्लिश्ड। इसके जो एब्स्ट्रैक्ट हैं वो कॉन्फ्रेंसेस में इजीली एक्सेप्ट हो जाते हैं। इसमें अ लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर। आप सिंगल डिजीज और दो डिजीजेज या इससे ज़्यादा डिजीजेज को कंबाइन करके जो यूएस में होने वाली पिछले 20 साल में जो डेथ्स हैं, उन डेथ्स का ट्रेंड क्या है वो रिपोर्ट कर सकते हैं। और ये ओरिजिनल स्टडी है, इसे रेट्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट कहते हैं। तो अगर आप ओरिजिनल स्टडी करना चाहते हैं बैठे बैठे अपने लैपटॉप के जरिए, तो सीडीसी वंडर सीखें आप। सीडीसी वंडर इज़ वेरी गुड। सीडीसी वंडर कहते हैं सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल।
यूएस में वंडर वाइडेनिंग ऑनलाइन एपिडेमियोलॉजिकल डेटाबेस है। ये आप सीडीसी जैसे लिखेंगे आपको ये वेबसाइट आ जाएगी और उसमें सारा इंट्रोडक्शन डेटाबेस का ये सारा कुछ दिया है। ये बेसिकली पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है। एपिडेमियोलॉजी का मतलब यह है कि कितने केसेस या जो बर्डन या उससे रिलेटेड रिस्क फैक्टर से रिलेटेड स्टडीज ताल्लुक रखती हैं उन्हें एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी कहते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली मोर्टेलिटी डेटाबेस है। जिस तरह हमारे डेथ सर्टिफिकेट्स बनते हैं तो उनके डेथ सर्टिफिकेट की एक डेटाबेस है। आप उस डेटाबेस से डेटा लें। वहाँ डॉक्टर्स ने ये बताया होता है कि आखिरी जो क्या डिजीज थी जिससे इस पेशेंट की डेथ हुई है। बिकॉज ये 20 साल का डेटा है तो इसमें हर साल में होने वाली डेथ्स वेरी करती हैं। अगर वो ट्रेंड आपके पास आपको पता हो, आप उस ट्रेंड का सॉफ्टवेयर से एनालिसिस करें, उसका पेपर लिखें और ये पेपर एक ओरिजिनल स्टडी के तौर पे एक्सेप्ट होता है। उसके बाद ग्लोबल बर्डन डिजीज की स्टडी आ जाती है। ग्लोबल बर्डन का मतलब ये है कि पूरी दुनिया में कितने पेशेंट किस डिजीज के, उसके क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, वो आने वाले 50 साल में कितनी डिजीज हैं, आने वाले 100 साल में कितनी फैल जाएगी डिजीज। ये एक बहुत बड़ा पेपर होता है। उसके लिए हंड्रेड्स एंड इवन थाउजेंड्स ऑफ ऑथर्स होते हैं। और अगर आपको ये आता है तो ये बहुत हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में, जो सबसे हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स हैं उनमें ये आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, जीबीडीज। इसमें किसी एक डिजीज का पूरी दुनिया में सारी कंट्रीज में कितना बर्डन है उसको आप डिस्कस कर सकते हैं। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी ये एक कोलैबोरेशन है जिसमें पूरी दुनिया का डेटा है, पूरी दुनिया के सारे मुल्क और इवन सूबों और सिटीज का डेटा है। जिसमें मोर्टेलिटी का, ये मोर्टेलिटी का डेटा है, यानी कि किस मुल्क में किस डिजीज से कितनी एनुअली डेथ्स हो रही हैं, और ये पिछले 30 साल का डेटा अवेलेबल है। ठीक है। देन एक आर्टिकल के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, जो भी रिसर्च आर्टिकल या पेपर आप हमने देखा कि हमने मोस्टली उनका एब्स्ट्रैक्ट ही देखा है अभी तक या टाइटल देखा है। तो एक रिसर्च पेपर के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। हर कंपोनेंट की अलग से डिटेल है और मैन्युस्क्रिप्ट में विल हैव डिस्कस्ड अलॉट। सबसे पहले तो एक आर्टिकल का टाइटल है कि आर्टिकल में क्या होगा। तो टाइटल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है कि इस आर्टिकल में क्या क्या इंक्लूड होगा। देन उसके बाद जिन ऑथर्स ने उस आर्टिकल को लिखा है उनके बारे में इंफॉर्मेशन, उन ऑथर्स का किस इदारे से ताल्लुक है उसे ऑथर एफिलिएशन कहते हैं। ठीक है। टाइटल, ऑथर, ऑथर एफिलिएशन, एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं जो आपके पास पूरा आर्टिकल है। लाइक ये पूरा आर्टिकल अगर कोई नहीं आपका पढ़ना चाहता, वो या तो आपका टाइटल देखेगा या आपका एब्स्ट्रैक्ट देखेगा। अगर कोई काम की चीज़ है तो वो पढ़ेगा इसको या अपने आर्टिकल में साइट करेगा। अगर काम की चीज़ नहीं है इसमें तो वो इसको लीव कर देगा। अब आवाज़ सही आ रही है? कैन यू प्लीज़ लेट मी नो क्या आवाज़ ठीक आ रही है? और स्क्रीन के बारे में भी, इफ़ एनीवन इज हैविंग इशू प्लीज़ लेट मी नो। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट पूरी समरी है आपकी रिसर्च की कि सारे पेपर में क्या होगा। पेपर 4 से 5 हज़ार वर्ड्स का होता है, बहुत लंबा। और जो एब्स्ट्रैक्ट है ये सिर्फ 250 वर्ड्स का होता है। लाइक आपने अपना पूरा पेपर समराइज किया होता है इन 250 वर्ड्स, दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट। उसके बाद इंट्रोडक्शन। अगर कोई आपके पेपर को पढ़ना चाह रहा है और जिस टॉपिक पे आपने किया है उस टॉपिक के बारे में आप शुरू से लेके अब तक जितना मालूम है उसको 200-300 वर्ड्स में बताते हैं। फिर उसके बाद आप मटेरियल्स एंड मेथड में ये बताते हैं कि आपने इस रिसर्च को कंडक्ट कैसे किया है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन उसके बाद रिजल्ट्स आ जाते हैं आपके। जितनी मेथोडोलॉजी आपकी अच्छी होगी उसके अकॉर्डिंग आपके रिजल्ट्स रिलायबल होंगे। रिजल्ट्स में बहुत सारे ग्राफ्स, टेबल्स, चार्ट्स एक्सेट्रा होंगे। उसके बाद आप अपनी स्टडी की फाइंडिंग को डिस्कशन में दूसरी स्टडीज की फाइंडिंग के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है। उसके बाद आप अपनी स्टडी को कंक्लूड करते हैं कि जो आपने इतना लंबा ये बहस की कि सारी, इसका मकसद क्या था, इससे हासिल क्या होता है। लाइक जो हम पहले जानते हैं और अब हमने क्या फाइंड किया है वो आप कंक्लूड करते हैं। अपनी लिमिटेशंस बताते हैं कि कौन कौन सी लिमिटेशंस थी, कौन कौन सी फ्यूचर डायरेक्शन बताते हैं कि जो फ्यूचर की रिसर्च है वो, फ्यूचर के रिसर्चर्स हैं वो इस टॉपिक के बारे में क्या क्या मजीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। देन एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। रेफरेंसेस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। जो भी चीज़ होगी वो उसे आप प्रॉपरली साइट करेंगे। ठीक है।
ठीक है देन, कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनके जरिए हम रिसर्च कर सकते हैं? तो एक जस्ट लाइक मैप, कि सबसे पहले तो हमें किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जो प्रॉब्लम किसी ने ऑलरेडी डिस्कस की है, ऑलरेडी पब्लिश है, उस पर तो हम कुछ पब्लिश नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कोई नई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इसे रिसर्च गैप कहते हैं। लाइक जो ऑलरेडी किसी ने, डेटा एनालिसिस इज अ पार्ट ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। सलीम खान, मे बी यू हैव एन इंटरनेट प्रॉब्लम, क्योंकि बाकी सारे लोगों को आवाज़ सही आ रही है। यस। सबसे पहले तो किसी रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, अपना रिसर्च क्वेश्चन बनाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे डेटाबेसेस में कि क्या इस पे ऑलरेडी कुछ पब्लिश है या नहीं है। अगर किसी और ने पहले इस पे कुछ पब्लिश किया हुआ है तो आपके पब्लिश करने का कोई फायदा नहीं। एक रेपुटेशन होगी, क्योंकि जो सेम फाइंडिंग या सेम टॉपिक आप ढूंढ रहे हैं या जिस पे रिसर्च करना चाहते हैं, वो ऑलरेडी किसी ने रिसर्च करके पब्लिश भी किया हुआ है। तो इसको रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि वो चीज़ नॉवल और न्यू होनी चाहिए। उस लिटरेचर रिव्यू का मतलब यह है, आप मुख्तलिफ डेटाबेसेस, डेटाबेस का मतलब यह है जहाँ पे बहुत सारे थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ आर्टिकल्स अवेलेबल होते हैं एक ही जगह पे, एक ही वेबसाइट पे। उसे सादा लफ्जों में डेटाबेस कहते हैं। ठीक है। तो उस डेटाबेस को आप एक्सप्लोर करते हैं, सर्च करते हैं वहाँ पे क्या क्या आपका टॉपिक वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। आप टॉपिक सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे सिमिलर आर्टिकल मिल जाएंगे। समटाइम जो आप सोच रहे होते हैं वो आर्टिकल भी वहाँ पे होता है, किसी ने पहले ही 10 साल पहले पब्लिश किया होता है। तो आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं और डेटाबेस पे देखते हैं कि क्या ये टॉपिक फिजिबल है, हम इसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके बाद आप, अगर अवेलेबल है तो आप अपना रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं, अपना हाइपोथेसिस डिजाइन करते हैं कि मैं क्या करूंगा, इस जो रिसर्च है इससे हमें हासिल क्या होगा। ठीक है। रिसर्च डिज़ाइन चूज करेंगे कि हम कौन सा रिसर्च डिज़ाइन चूज कर सकते हैं। लाइक हम ऐसा रिसर्च डिज़ाइन चूज नहीं करेंगे जो कि हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। यस, प्लीज अवॉइड अननेसेसरी चैट्स, बिकॉज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स के, वो स्किप हो रहे हैं। इफ़ यू आर हैविंग नो क्वेश्चन, सो डोंट क्रिएट डिस्टर्बेंस। एंड अगर आपका डॉक्टर कोई वैलिड नबील, क्वेश्चन है। यस। डॉक्टर नबील आप ये उसमें सिक्योरिटी टूल में जाएं और इसको चैट को डिसेबल कर दें, ताकि और एंड पे आप इनके क्वेश्चन ले लीजिएगा। और इसको ये टॉपिक स्लाइड कंप्लीट करने के बाद इस मीटिंग को एंड कर लें और दोबारा लिंक शेयर कर लें ताकि सब लोग ज्वाइन कर लें। प्लीज़ कंटिन्यू। और अगर आप डिसेबल करना चाह रहे हैं तो ये होस्ट टूल्स में होता है, से डिसेबल होता है। अगर आपको मालूम नहीं है तो कोई बात नहीं है, बाद में कर लीजिएगा। कंटिन्यू। ठीक है, तो मैं उसको कर देता हूँ। तो स्टडी डिज़ाइन को सिलेक्ट करेंगे कि हम किस तरह स्टडी करेंगे। लाइक ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी होगी जिसमें हम एक परफॉर्मा बनाएंगे, क्वेश्चन जो है वो सर्कुलेट करेंगे पार्टिसिपेंट के दौरान, या हम डेटाबेसिस में जो ऑलरेडी डेटा पब्लिश्ड है, अवेलेबल है, उसको लेंगे और उससे हम नई स्टडीज़ करेंगे। यस, जीबीडीज कैन बी डन रिमोटली। रिमोटली ही होते हैं। जीबीडी की अपनी वेबसाइट है, वहाँ पे सारा डेटा अवेलेबल है। डेटा निकालें और उसको एनालिसिस करें। फिर डेटा को कलेक्ट करेंगे हम। ये डेटाबेसेस से भी हो सकता है, डिफरेंट पार्टिसिपेंट से भी हो सकता है, और पेशेंट से भी ले सकते हैं डेटा। उस पेशेंट का या जो भी डेटा हम डेटाबेसेस से लेंगे उस डेटा को एनालिसिस करेंगे। डेटा एनालिसिस के बाद हम रिजल्ट्स लिखेंगे अपने, और हम अपनी फाइंडिंग्स को एक पेपर की फॉर्म में कंप्लीट करके पब्लिश कर देंगे। तो दिस इज कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ डिफरेंट स्टेप्स। Then let's discuss little bit about topic selection. This will be just a brief overview कि हम टॉपिक को कैसे सिलेक्ट करेंगे।
हम सबसे पहले तो अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट करेंगे कि हम किस जगह में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि मेडिसिन मेडिसिन या जो मेडिकल का शोबा है, इट्स नॉट स्मॉल थिंग। इसमें डिफरेंट स्पेशलिटी हैं, सब स्पेशलिटीज़ हैं। लाइक इंटरनल मेडिसिन है तो इंटरनल मेडिसिन या सर्जरी है, मेडिसिन में भी आपके पास ढेरों फील्ड्स हैं। तो उन फील्ड्स में आपने अपनी एरिया ऑफ इंटरेस्ट को चूज करना है। लाइक आप में से बहुत सारे लोग फ्यूचर में कार्डियोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरो सर्जन या प्लास्टिक सर्जन बनना चाहते हैं। तो ये जो भी आपकी स्पेशलिटी है, ये आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो सकती है। फिर उसके बाद टॉपिक को नैरो डाउन करने का तरीका ये है, क्योंकि स्टिल कार्डियोलॉजी एक बहुत बड़ी फील्ड है। कार्डियोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें हैं। कार्डियोलॉजी में मे बी टेंस ऑफ सब स्पेशलिटीज़ हैं, और हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डिजीजेस हैं, और थाउजेंड्स ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट डिजीजेस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और हम एक डिजीज को सिलेक्ट करेंगे। लाइक हम हार्ट फेलियर में, कार्डियोमायोपैथी में, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में, या इसके अलावा और बहुत सारी हमारे पास कार्डियोलॉजी में डिजीज हैं। अडल्ट कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, पीडियाट्रिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज है। इसमें भी हम मजीद नैरो करते जाएंगे, इतना नैरो करते जाएंगे कि हम एक डिजीज तक पहुंच जाएंगे जिसमें वी आर इंटरेस्टेड, लाइक इंटरेस्टेड इन हार्ट फेलियर। देन उस पे एक ट्रीटमेंट पे भी आपके पास बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होंगे, बहुत सारी मेडिसिन या सर्जिकल प्रोसीजर अवेलेबल होंगे। अगर हार्ट फेलियर है तो हार्ट फेलियर के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उनमें से भी आप किसी एक ट्रीटमेंट को फोकस करेंगे। जब आपके पास एक ट्रीटमेंट फोकस हो जाएगा, एक ट्रीटमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, तो उस ट्रीटमेंट के बारे में हम देखेंगे कि क्या ऑलरेडी कुछ पब्लिश है या नहीं है। इफ़ ऑलरेडी कुछ पब्लिश है उसके ऊपर हमारे पास ट्रीटमेंट के रिलेटेड, तो हम दोबारा से अपनी डिजीज या ट्रीटमेंट्स को दोबारा इन स्टेप्स के ऊपर वापस आ जाएंगे। ठीक है। तब तक जब तक हमारे पास कोई ऐसा नॉवल डिजीज, नॉवल ट्रीटमेंट नहीं आ जाता जिस पे ऑलरेडी ऑल ट्रायल्स अवेलेबल हैं, कोहोर्ट्स अवेलेबल हैं, लेकिन सिस्टमैटिक रिव्यू या मेटा एनालिसिस या रिव्यू अवेलेबल नहीं है, जो स्टडी डिज़ाइन आप करना चाहते हैं। हमारे पास गैप आ गया, हम सबसे पहले गैप को फाइंड करेंगे। जैसे गैप, गैप का मतलब यह है कि उस पर रिसर्च नहीं हुई। फिर हम अपना रिसर्च क्वेश्चन बनाएंगे। रिसर्च क्वेश्चन अगर फिजिबल है, यानी कि उस पर हम कर सकते हैं स्टडी, उस पर बहुत सारी प्राइमरी स्टडीज, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल या कोहोर्ट स्टडीज अवेलेबल हैं, लेकिन हमारे पास उस पर कोई भी रिव्यू या सिस्टमैटिक रिव्यू या मेटा एनालिसिस अवेलेबल नहीं है, तो हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसका ये फिजिबिलिटी का मतलब ये है, हम उसको चेक करेंगे कि ये फिजिबल है कि नहीं है। ठीक है। देन हम लिटरेचर सर्च करेंगे। लिटरेचर सर्च का मतलब ये है कि हम डेटाबेसेस देखेंगे, डेटाबेसेस पे जितने आर्टिकल्स हमें उससे रिलेवेंट मिलेंगे, हम उनको रिफाइन करेंगे, स्क्रीन करेंगे, उनमें से डेटा निकालेंगे, डेटा एक्सट्रैक्शन उसे कहते हैं, और फिर हम अपनी फाइंडिंग्स को रिपोर्ट करेंगे। तो दीज आर स्टेप्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर टॉपिक सिलेक्शन। सबसे पहले एरिया ऑफ इंटरेस्ट। एरिया ऑफ इंटरेस्ट वो फील्ड हो सकती है जिसको आप फ्यूचर में परस्यू करना चाहते हैं, कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हेमाटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, गायनिकोलॉजी, सर्जरी हो सकती है। सर्जरी में भी आपके पास बहुत सारी सब स्पेशलिटीज हो सकती हैं। तो दीज आर योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद उनमें सबसे आसान तरीका ये है कि उन डिजीज़ को सिलेक्ट करें जो करंटली प्रेवलेंट हैं, करंटली या उसका ग्लोबल बर्डन बहुत ज़्यादा है, या वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, या उन पे एक्टिव कोई रिसर्च चल रही है। ठीक है। उसके बाद आप अवेलेबल ट्रीटमेंट्स को देखेंगे, ट्रीटमेंट कहाँ से पढ़ते हैं। जैसे जर्नल्स हैं, डिफरेंट जर्नल, जर्नल कहते हैं एक ऐसी लाइब्रेरी जहाँ पे ऑथर अपने आर्टिकल्स को पब्लिश करते हैं, तो उन्हें जर्नल्स कहते हैं। जर्नल्स की वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं, जो भी अवेलेबल ट्रीटमेंट्स हैं उनको पढ़ सकते हैं। फिर उस पे मज़ीद स्टडीज़ को देखेंगे, आप गैप को फाइंड करेंगे, अपना रिसर्च क्वेश्चन बना के डेटाबेसेस पे चेक करेंगे, अगर वो अवेलेबल है तो वो आपका टॉपिक बन सकता है। अच्छा जी, जो सबसे गैप का मतलब ये है कि क्या उस पे ऑलरेडी काम हुआ है या नहीं हुआ। अगर कोई ऐसी चीज़ आपने सोची है, लाइक मेटफॉर्मिन की सेफ्टी और एफिकेसी क्या है, लाइक मेटफॉर्मिन कितनी सेफ है ड्रग, और कितनी सिम्टम्स को या सेवेरिटी को डिक्रीज करती है एज कंपेयर टू इंसुलिन इन टाइप 1 डायबिटीज। तो अगर इस पे कोई रिसर्च अवेलेबल नहीं है और आप कंपैरिजन करना चाहते हैं इनका, ऑल्दो इट इज़ एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट, तो आप क्या करेंगे, इस पे सर्च करेंगे। अगर सर्च करने पे आपको सेम टॉपिक पे कोई रिसर्च मिल जाती है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे गैप नहीं है, किसी ने ऑलरेडी ये काम कर दिया है। और अगर वो उस पर कोई स्टडी अवेलेबल नहीं है और आप उसको परसू करना चाहते हैं या कंडक्ट करना चाहते हैं, तो दैट इज
गैप, पायलट स्टडी का मतलब है आप एक बड़ी स्टडी है उसको रन करने के लिए एक एक्सपेरिमेंटल छोटी स्टडी करते हैं 10% सैंपल पे, छोटी पॉपुलेशन पे, फिर उसका डेटा इकट्ठा करके एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि जैसा आप सोच रहे हैं या जैसे रिजल्ट्स चाह रहे हैं वैसे रिजल्ट्स आपके पास आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उसको पायलट स्टडी कहते हैं। नहीं, दिस इज ऐसी बात नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है रिसर्च क्या फाइंड करना। अगर आप एक्टिव हैं और एक्टिवली रिसर्च पढ़ते हैं एटलीस्ट, तो आपको पता चल जाता है किस फील्ड में कितना गैप है। मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा गैप है, क्योंकि पूरी दुनिया में हज़ारों नहीं लाखों पेपर्स हर साल पब्लिश हो रहे हैं और उनमें हज़ारों ओरिजिनल स्टडीज़ हैं, तो आपके लिए गैप ढूंढना बहुत आसान है। अगर मिलते जुलते टॉपिक आपके पास हो ना, तो आप देखते हैं ऐसा रैशनल बनाते हैं या ऐसा अ, सवाल बनाते हैं जो कि ऑलरेडी डिस्कस नहीं हुआ लेकिन उस पे रेलिवेंट है लेकिन नहीं है। लाइक वो बच्चों पे है, पीडियाट्रिक पॉपुलेशन पे है, ओल्ड पॉपुलेशन में नहीं है, या किसी एक इलाके में है दूसरे इलाके में नहीं है, तो आप दूसरे इलाके में कंडक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर स्टडी कोई स्टडी चाइना या इंडिया में हुई है, उसको आप पाकिस्तान में रेप्लिकेट करना चाहते हैं, तो ये कॉपी पेस्ट नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन डिफरेंट है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन के रिस्क फैक्टर, पाकिस्तान की पॉपुलेशन की जेनेटिक डिफरेंट है। तो इस तरह आप यहाँ तो लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं या बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे कॉमन रिसर्च टूल कौन से हैं, लिटरेचर रिव्यू कैसे करते हैं, लाइक हमने आर्टिकल्स को कैसे ढूंढना है और कहाँ से ढूंढना है। उसके लिए हमारे पास पबमेड है। पबमेड सबसे बड़ी डेटाबेस है, इसमें आपके पास मिलियंस ऑफ आर्टिकल्स अवेलेबल हैं और ये फ्रीली अवेलेबल है। ये वेबसाइट्स हैं, आप इनको सर्च करेंगे। पबमेड की बहुत बड़ी डेटाबेस है। जो भी आपका सवाल होगा, आपने उनके मेडिकल से रिलेटेड जो डेटाबेस हैं उनको आपने पबमेड पे देखना है। पबमेड एक डेटाबेस है, बहुत बड़ी है, इस पे हजारों नहीं मिलियंस ऑफ आर्टिकल्स फ्रीली अवेलेबल हैं। आप इसकी वेबसाइट को खोलेंगे, पबमेड गूगल पे लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगी। उसके अलावा आपके पास कॉकरेन की लाइब्रेरी है, कॉकरेन की लाइब्रेरी पे भी आपके पास थाउजेंड्स ऑफ आर्टिकल्स अवेलेबल है। कॉकरेन लाइब्रेरी पे आप डेटा सर्च कर सकते हैं अपना। उसके बाद स्कोपस एक पेड डेटाबेस है, ये फ्री नहीं है, ये दोनों डेटाबेसेस फ्री हैं। उसके अलावा एम्बेस की एक डेटाबेस है, ये भी पेड है। ये दो पेड डेटाबेस हैं, इसमें यूरोप का डेटा, यूरोप से रिलेटेड डेटा होता है। लेकिन आपके पास जो 90% डेटा है पूरी दुनिया में जो पब्लिश होता है वो फ्रीली इन दो डेटाबेसेस पे अवेलेबल होगा। आपको दूसरी डेटाबेसेस पर जाने की ज़रूरत नहीं होती। डॉक्टर अशमा, जो रिसर्च है ना, ये छोटा काम नहीं है। रिसर्च पेपर लिखना इज़ वेरी लेंथी एंड टीम वर्क, और ना ही ये रिकमेंडेड ही है कि एक बंदा पूरे पेपर को लिखे जो रिव्यू आर्टिकल है, क्योंकि इससे आपकी पर्सनल चॉइस, आप अपनी मर्जी के आर्टिकल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो टीम बना के ही काम किया जाता है, इससे एक तो काम डिवाइड हो जाता है और एक इससे जो पर्सनल बायस है ना, आप अपनी मर्जी से आर्टिकल को सिलेक्ट करके पेपर लिख सकते हैं, वो कम हो जाती है। कुछ डिजाइन ऐसे हैं जैसे लेटर टू एडिटर है जो आप अकेले कर सकते हैं, बाकी डिजाइन भी आप अकेले, केस रिपोर्ट है अकेले लिख सकते हैं, लेकिन आप अकेले केस लेंगे उसको इंटरप्रेट करेंगे, आपके पास सारी स्किल्स होनी चाहिए। एक तो क्लिनिकल स्किल है, दूसरी राइटिंग की स्किल है, तीसरी एनालिसिस की स्किल है, ऑर्गेनाइजेशन है, टीम मैनेजमेंट है, लीडरशिप है। अगर आपके पास सारी स्किल्स हैं तो आप कुछ स्टडी डिजाइन अकेले भी कर सकते हैं। अच्छा जी, क्लिनिकल ट्रायल गवर्नमेंट, ये यूएस गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है क्लिनिकल ट्रायल, इसमें जो भी किसी भी ड्रग के बारे में नया ट्रायल होता है तो यहाँ पे पब्लिश हो जाता है। आप इन वेबसाइट्स को रेगुलरली ओपन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दुनिया में किस फील्ड में, किस डिजीज पे, किस ड्रग पे सबसे ज़्यादा रिसर्च हो रही है। सईदा का क्वेश्चन ये है कि मैं कैसे, मुझे पता चलेगा कि साइकाइट्री में बहुत सारे लोग रिसर्च करें। यस, इसके लिए भी आगे टूल्स आएंगे, स्टे कनेक्टेड, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं आपके लिए कि आप फाइंड कैसे करेंगे ऐसे लोगों को, टूल्स को। अब हम टूल्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताएंगे कि आप कैसे लाइक माइंडेड लोगों को अप्रोच कर सकते हैं और कैसे आप अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट दूसरों के साथ कोलैबोरेट करके कर सकते हैं, ओनली इफ़ यू नो एनीथिंग। ठीक है, वेब ऑफ साइंस एक डेटाबेस है, गूगल स्कॉलर एक बहुत बड़ा सर्च इंजन है, गूगल स्कॉलर डेटाबेस नहीं है, ये सर्च इंजन है। इसमें इन सारी डेटाबेसेस का जो फ्री डेटा है वो अवेलेबल होता है। तो सबसे जो आपके बड़े सोर्सेज हैं लिटरेचर सर्च के लिए, जब भी आप कोई आर्टिकल देखना चाहेंगे, अपने टॉपिक को चेक करना चाहेंगे, तो आप पबमेड को, गूगल गूगल कॉकरेन को और गूगल स्कॉलर को लाजमी देखेंगे। अगर आपने क्लिनिकल ट्रायल देखने हैं तो क्लिनिकल ट्रायल आप वहाँ से देखेंगे। अच्छा, अशमा का क्वेश्चन है पायलट स्टडी का क्या मतलब है। पायलट स्टडी का मतलब ये है कि एक
आपने एक बड़ी रिसर्च करनी है फर्ज करें, तो आप वो कंडक्ट करने से पहले, क्योंकि बड़ी रिसर्च में भी उस पर पैसे भी ज़्यादा लगे, रिसोर्सेज भी ज़्यादा लगे और एक्सपर्टीज भी ज़्यादा चाहिए, और समटाइम्स आपको नहीं पता होता कि इसके रिजल्ट्स क्या आएंगे, जो आपने रिजल्ट्स सोचे हैं वो आएंगे या नहीं आएंगे। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, जो जो भी आपकी पॉपुलेशन होती है उसका 10% पेशेंट्स थोड़ा सा हिस्सा लेते हैं, थोड़ी सी रिसर्च रन करते हैं, अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको पायलट प्रोजेक्ट कहते हैं या पायलट रिसर्च पेपर कहते हैं। लाइक वो पूरा पेपर नहीं होता, पेपर का कुछ हिस्सा होता है। महर का सवाल है लिटरेचर का क्या मतलब है। लिटरेचर का मतलब यह है कि इस किसी खास टॉपिक पर कितने आर्टिकल या रिसर्च पेपर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, दिस इज कॉल्ड लिटरेचर। लिटरेचर रिव्यू का मतलब यह है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन या रिसर्च पेपर सोचा है और आप देखना चाहते हैं कि क्या उसको पहले, उस पर पहले रिसर्च हुई है या नहीं हुई, तो इसको लिटरेचर रिव्यू कहते हैं या लिटरेचर सर्च कहते हैं। कैन यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन सुवेश। मेटा एनालिसिस एक टेक्निक है जिसमें हम मुख्तलिफ स्टडीज को कंबाइन करके एक रिजल्ट देते हैं। ठीक है, मेटा एनालिसिस का मतलब ये है कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्टडीज, जिसमें हम न्यूमेरिकली उस डेटा को नंबरों की फॉर्म में आंसर करते हैं। सिस्टमेटिक रिव्यू में आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं होती या एनालिसिस वगैरह नहीं होता, जिसमें आप मुख्तलिफ स्टडी का डेटा इकट्ठा करके सॉफ्टवेयर में डाल के एनालिसिस करें, उसको मेटा एनालिसिस कहते हैं मुख्तलिफ ट्रायल्स का। और अगर आप उस पर मेटा एनालिसिस नहीं करते, उसको एज इट इज़ क्वालिटेटिवली या वर्ड्स की फॉर्म में एक्सप्लेन कर देते हैं टेबल्स और फिगर्स बना के, तो उस रिव्यू को सिस्टमेटिक रिव्यू करेंगे। सिस्टमेटिक रिव्यू मेटा एनालिसिस इंडिविजुअली नहीं कर सकते। एआई यूज कर सकते हैं, लेकिन एआई की कुछ लिमिटेशंस हैं। एआई वो उस तरह रिसर्च सर्च नहीं कर सकती जिस तरह हम मैनुअली सर्च कर सकते हैं। अच्छा, डेटा कलेक्शन कैसे करेंगे। अच्छा, जो हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन है ना, वो थोड़ी देर बाद आएगा। अभी दो चार स्लाइड्स रहेंगे टूल्स वगैरह, जिसमें हम उसके बाद क्विकली क्वेश्चन आंसर सेशन पे जाते हैं। यस, यूजफुल। अगर आप एंड पे भी हैं, 10वें उत्तर भी हैं, तो इट इज़ यूजफुल। अच्छा, डाटा कलेक्शन के लिए ये आपने टॉपिक ढूंढ लिया, टॉपिक के बाद आपने डाटा कलेक्ट करना है। ठीक है, या तो आप जो अपना क्वेश्चनर है उसको प्रिंट करेंगे अगर आप ओरिजिनल स्टडी कर रहे हैं या क्रॉस सेक्शनल स्टडी कर रहे हैं, तो या इसके लिए दूसरे मेथड हैं। आप गूगल फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, गूगल फॉर्म से डेटा इकट्ठा कर सकते हैं अपने दोस्तों में या क्लास ग्रुप में सेंड करके अपना क्वेश्चनर बनाने के बाद, या सर्वे मोंकी यूज़ कर सकते हैं। गूगल शीट्स बहुत अच्छा एक सॉफ्टवेयर है जो कि फ्रीली अवेलेबल है। क्वालिट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो दो फ्री टूल्स हैं, तीनों फ्री टूल्स हैं ऑलमोस्ट, और डाटा इकट्ठा करने के लिए और डाटा कलेक्ट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डेटा को एनालिसिस कैसे करेंगे, डेटा एनालिसिस के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर कॉमनली इस्तेमाल होते हैं। तो ये SPSS एक सॉफ्टवेयर है। SPSS इज जस्ट लाइक ए कैलकुलेटर फॉर रिसर्चर, जिसमें आप अपना डेटा डालते हैं, डेटा डाल के आपको ये रिजल्ट्स, टेबल्स, फिगर्स और चार्ट्स जो भी आपके डेटा से रिलेटेड होते हैं वो आपको दे देता है। तो ये इट इज़ वेरी सिंपलिस्टिक, सिंपल टूल SPSS इसको कहते हैं। जो भी आपका डेटा होगा ओरिजिनल स्टडी के लिए या क्रॉस सेक्शनल स्टडी के लिए, आप अपनी डेटा को SPSS से कर सकते हैं। उसके बाद एक और सॉफ्टवेयर है जिसका नाम जमोवी है। जमोवी एक फ्री सॉफ्टवेयर है। SPSS पेड पेड है, लेकिन इसका 1 महीने का ट्रायल होता है। जमोवी भी एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है डेटा एनालिसिस के लिए। इस पे इवन आप मेटा एनालिसिस भी कर सकते हैं और हर तरह की स्टडी का डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, इसको जमोवी कहते हैं। इस पे भी हमारे लेक्चर हैं। उसके बाद एन वीवो एक सॉफ्टवेयर है। एन वीवो से आप टेबल्स, फिगर्स और ग्राफ्स बना सकते हैं अपने डेटा से। उसके बाद आर एक सॉफ्टवेयर है, आर एक लैंग्वेज है जिस पे आप अपना डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी को, जो एक रिसर्च टीम होती है उसमें हर बंदे के पास अलग स्किल सेट होता है। तो अगर आपकी टीम में या आपके सीनियर्स या आपके मेंटोर्स में से किसी एक को भी कोई सॉफ्टवेयर आता है, तो इट विल वर्क। इसके बारे में आपको टेंशन लेने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको ये सारे सॉफ्टवेयर्स का नहीं पता तो आप रिसर्च नहीं कर सकते। डेफिनेटली आप रिसर्च कर सकते हैं। उसके अलावा हम राइटिंग के लिए कौन कौन से टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ग्रामरली बहुत अच्छा, और इसका फ्री वर्जन और पेड वर्जन दोनों है। आप लिख भी सकते हैं इससे, और पैराफ्रेजिंग भी कर सकते हैं, और अपनी ग्रामर को भी चेक कर सकते हैं।
तो एआई को वैसे तो डिस्करेज किया जाता है, लेकिन आप अपनी ग्रामर को, लैंग्वेज को मजीद बेहतर बनाने के लिए लिखें खुद, लेकिन उसको इम्प्रूव कर सकते हैं ग्रामरली से। ये क्विल बोर्ड है, क्विल बोर्ड से आप पैराफ्रेज कर सकते हैं। बाज़ औक़ात हमें पैराफ्रेजिंग नहीं आती। पैराफ्रेज का मतलब यह है कि आपने किसी आर्टिकल से अगर डेटा लेना है तो उसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं करना, ठीक है। उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, उसे अपनी वर्ड्स में, अपनी वर्डिंग में, अपने अल्फाज में उसको लिखना है। उसके लिए आप उसको लिख के इन दोनों से जो है, ग्रामरली, क्विलबोर्ड, इनसे इम्प्रूव भी कर सकते हैं, पैराफ्रेज भी कर सकते हैं। सो दीज आर फ्री सॉफ्टवेयर। उसके अलावा यू कैन यूज चैट जीपीटी, डीप सीक एज वेल। ये दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर हैं इसको राइटिंग के लिए। ऐसे नहीं कि आपने कंप्लीट डिनोवो राइटिंग करनी है, स्टार्ट ही इन चीज़ों से या इन सॉफ्टवेयर से करना है, बट आपने खुद लिखना है और उसको इम्प्रूव करना है। आपने पीयर रिव्यूड जो भी आर्टिकल ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं, उन आर्टिकल से डेटा लेके उनको पब्लिश करना है। इसके लिए यू कैन यूज ग्रामरली, क्विलबोर्ड यूज कर सकते हैं। क्विलबोर्ड भी एक सॉफ्टवेयर है। चैट जीपीटी का और डीप सीक का तो आपको पता होगा, जो लोग भी इंटरनेट यूज करते हैं। रिसेंटली चाइना ने डीप सीक बनाया। डीप सीक को अगर आपने लिखा है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप चैट चैट जीपीटी, क्विलबोर्ड, ग्रामरली वगैरह यूज कर सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप लिखें खुद, उसको इम्प्रूव इन सॉफ्टवेयर से करवाएं। इन सॉफ्टवेयर पे अगर डिपेंडेंट हो जाएंगे या अपनी राइटिंग की जो जर्नी है वो स्टार्ट ही एआई से करेंगे, तो आपको कभी भी लिखना नहीं आएगा। खुद लिखें कॉन्फिडेंट हो के। जो गलतियां होंगी, गलतियां सेट करने के लिए, ग्रामर और सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए आप इन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इनको यूज़ करने के बाद आपने पेपर में मेंशन भी करना है कि आपने कौन सा टूल यूज़ किया। अगर आप नहीं करते तो यू विल गेट नोटिफिकेशन सम टाइम। अगर आपने वैसे ही एआई से लिखवा लिया और वो जर्नल तक पब्लिश भी हो गया है, तो पब्लिश के बाद वो रिट्रैक्ट हो सकता है। रिट्रैक्ट का मतलब यह है कि वो आपके नाम पे दबा है, आपके ऊपर एथिकल इश्यूज का एतराज आ सकता है और आपको डिबार किया जा सकता है फ्रॉम फ्यूचर पब्लिशिंग। अच्छा, ये था। अब आ गया साइटेशन मैनेजमेंट। आपने जो दूसरे आर्टिकल को अपने आर्टिकल में साइट करना है या रेफरेंस देना है कि आपने ये डेटा, ये आइडिया, ये वर्ड्स कहाँ से लिए हैं, तो उसके लिए भी सॉफ्टवेयर्स हैं। उसके लिए एक सॉफ्टवेयर जोटैरो फ्री है, इस पे हमारा 1 आवर का लेक्चर अवेलेबल है। एंड नोट एक पेड सॉफ्टवेयर है, मैंडले, इसका फ्री वर्जन भी है और पेड भी है। जोटैरो एक फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है। आप सारे जोटैरो की वेबसाइट पे जाएं। आप वेब वर्जन आईओएस के लिए, मैकबुक के लिए और एंड विंडोज़ के लिए, दोनों के लिए अवेलेबल है। ज़ोटैरो को डाउनलोड करें, बिकॉज आपने जो भी आर्टिकल पढ़ने हैं, लिखने हैं, न्यू आर्टिकल लिखना है या डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, या आपने मुख्तलिफ डेटाबेसेस जो पबमेड या गूगल स्कॉलर है उनसे आर्टिकल अल्टीमेटली लेके आपने ज़ोटैरो पे ऐड करने हैं, और उनको वन बाय वन उनके टाइटल्स को या एब्स्ट्रैक्ट को या सम टाइम पूरे आर्टिकल को आप पढ़ेंगे उनसे। यहाँ पे आप इस पे हाईलाइट भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, और इनको साइट भी कर सकते हैं, इसका रेफरेंस भी डाल सकते हैं। साइटेशन मैनेजमेंट का मतलब यह है, साइंटिफिक जो भी दुनिया है, साइंस की दुनिया है, इसमें आप किसी का आइडिया, किसी का ख्याल, किसी का हाइपोथेसिस, किसी के रिजल्ट्स, अगर आप किसी ने पेपर पब्लिश किया है, फर्ज करें ये पर्सन 1 है, इसने एक पेपर लिखा है और आपने उस पेपर में से कुछ आइडिया लेके अपने पेपर में लिखा है, तो आप वो आइडिया के बाद उस बंदे के आर्टिकल का रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि मैंने ये आइडिया इस आर्टिकल से लिया है। तो इसको साइटेशन मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। इसके लिए लेक्चर्स यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं। इट्स वेरी इजी टू यूज सॉफ्टवेयर, यू विल नो कि ये क्या है। अच्छा, प्लेजरिज्म का मतलब और एआई का मतलब, आपने लिख लिया है, लिखने के बाद आपने चेक करना है कि आपने कितना कॉपी करके लिखा और कितना एआई ने लिखा है। तो उसको चेक करने के लिए भी सॉफ्टवेयर्स हैं। ये सारे सॉफ्टवेयर्स ही पेड हैं। एक सॉफ्टवेयर बहुत मशहूर है जो आपने सुना होगा, कि टर्निटिन है एक, और दूसरा आपके पास प्लेजरिज्म एक्स है, ग्रामरली का प्लेजरिज्म चेक है। इससे आप एक तो एआई भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि एआई से कितना लिखा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एआई से लिखने की इजाज़त नहीं होगी। अगर आप एआई से ज़्यादा लिखेंगे तो आपका अ, जो पेपर है वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। जो कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो डिटेक्ट हो जाता है, उनके पास बहुत हैवी वाले पेड सॉफ्टवेयर होते हैं, वो ये भी डिटेक्ट कर लेते हैं कि आपने एआई से कितना लिखा है और कितना आपने खुद लिखा है। तो अवॉइड यूजिंग दीज थिंग्स। अभी टाइम है हमारे पास, वी हैव प्रीमियम वर्जन, सो डोंट वरी। जर्नल किसे कहते हैं? जर्नल वो किताबें या वो डाइजेस्ट हैं जिसमें आपके आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं। जब इंटरनेट से पहले ये बाकायदा, जिस तरह डाइजेस्ट हमारे जिसमें स्टोरीज पब्लिश होती हैं, इसी तरह हमारे जो जर्नल्स थे उसमें आर्टिकल्स पब्लिश होते थे, और पब्लिश होके वो जो डॉक्टर्स या साइंटिफिक कम्युनिटी के लोग थे वो उन जर्नल्स को पढ़ा करते थे। तो जर्नल आर कलेक्शन ऑफ रिसर्च पेपर। फर्ज करें
अगर सिमिलर टॉपिक के 10 पेपर हैं और वो किसी एक किताब में छप गए हैं तो उस किताब को जर्नल कहेंगे हम, ठीक है। आजकल इनका जो अल्टरनेटिव है वो हमारे पास ऑनलाइन वेबसाइट और वेबसाइट बेस्ड डेटा है। यस, यू कैन गेट रिकॉर्डिंग्स ऑफ दिस लेक्चर। यस, इट इज़ नेसेसरी टू यूज साइटेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं। जब आप स्टार्ट करेंगे लिखना तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आपने एक आर्टिकल में 100 रेफरेंसेस ऐड करने हैं तो आपको आपके लिए मैनेज करना बड़ा मुश्किल होगा उन 100 को। इसके लिए सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जो कि खुद ही सारा काम करते हैं। सॉफ्टवेयर ने सारा काम खुद ही करना है, आपने सिर्फ सॉफ्टवेयर में आर्टिकल ऐड कर देने हैं और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ उसको ऐड करते जाना है। एट दी एंड वो 100 आर्टिकल की पूरी लिस्ट बना देगा कि आपने इन आर्टिकल से ये या फलाना डेटा लिया है। तो दैट विल मेक योर थिंग इजी। यूट्यूब पे अपलोड हो जाएंगे, जो यूट्यूब का चैनल है ना फर्स्ट एड मेडी जी का। हर सॉफ्टवेयर यूज़ करना आना ज़रूरी नहीं है आपको, अगर आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं दैट्स इट। अगर आपको लेकिन साइटेशन जो लगाना है ये हर किसी को आना चाहिए। साइटेशन लगाने वाले सॉफ्टवेयर एटलीस्ट जोटेरो सबको आना चाहिए। एनालिसिस का सॉफ्टवेयर आपकी टीम में से एक आधा बंदा भी यूज़ कर ले तो दैट्स मोर देन एनफ। बाकी राइटिंग और जो साइटेशन मैनेजमेंट है ये आनी चाहिए। एआई का कोई परसेंट भी अभी तक तो अलाउ नहीं है। 26 वर्जन इज बेस्ट वर्जन ऑफ एसपीएसएस। ओरिजिनल जो मेटा एनालिसिस या सिस्टमैटिक रिव्यू या नैरेटिव रिव्यू है उसके लिए आपको सिनॉप्सिस नहीं चाहिए। हाँ, इसकी रीज़न तो मुझे भी नहीं पता कि पाकिस्तान में मेडिकल कोडिंग के स्टैंडर्ड क्यों नहीं इम्प्लीमेंट होते। मे भी आप हेल्थ मिनिस्टर बन जाएं तो आप इम्प्लीमेंट करवा दीजिएगा, हम तो नहीं कर सकते, नहीं हमारे बस में है। अच्छा जी। आप कौन कौन सी किताबें पढ़ के रिसर्च सीख सकते हैं? अगर आप किताबें पढ़ना पसंद करते हैं तो ये कुछ किताबें आपके लिए हैं। कोकरेन हैंडबुक फॉर सिस्टमैटिक रिव्यूज ऑफ इंटरवेंशन, इंट्रोडक्शन टू मेटा एनालिसिस और फाइंडिंग व्हाट वर्क्स इन हेल्थ केयर। ये तीनों फ्रीली अवेलेबल हैं पीडीएफ इनके, आप इन तीनों बुक्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, ये बुक्स पढ़ सकते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया का पूछा था कि हम लाइक माइंडेड या लाइक्स जो सेम स्पेशलिटी के लोग हैं उनके से उनसे कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास जो सबसे एलीट और प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसे लिंक्डइन कहते हैं। आज ही लिंक्डइन के अकाउंट्स बनाएं। लिंक्डइन के अकाउंट बनाएंगे अपने तो आपके पास जो भी आपके इंटरेस्ट शो करेंगे आप उनसे रेलिवेंट लोगों की सजेशन आना शुरू हो जाएंगी। उनको रिक्वेस्ट भेजें, कनेक्शंस भेजें। इसमें लॉट ऑफ पीपल पोस्ट रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़, वहाँ से आप अपॉर्चुनिटी भी ले सकते हैं, कोलैबोरेट भी कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो आपका सोशल मीडिया अकाउंट होना चाहिए वो रिसर्च गेट है। रिसर्च गेट भी एक रिसर्चर्स का सोशल मीडिया है जिस पे वो अपने पेपर्स को पोस्ट करते हैं। दूसरे रिसर्चर्स उसको पढ़ सकते हैं, उस पर कमेंट्स कर सकते हैं। और यहाँ पे साइटेशन आपकी आती है कि आपके रिसर्च पेपर को कितने लोगों ने पढ़ा है और कितने लोगों ने अपनी स्टडी में ऐड किया है। यस, इट इज़ नेसेसरी टू डू रिसर्च इन टीम्स, क्योंकि अकेले आपके लिए आप नहीं कर सकते। जब आप कुछ स्टार्ट करेंगे तो आपको पता है। ट्विटर या एक्स यूज़ कर सकते हैं और गूगल स्कॉलर का भी एक अकाउंट होता है, आप गूगल स्कॉलर का अकाउंट बनाएं। वहाँ से आप रिसर्चर्स को फॉलो कर सकते हैं, जो लेटेस्ट रिसर्च लोग पब्लिश कर रहे हैं, साइंटिस्ट को फॉलो कर सकते हैं जो भी आपकी स्पेशलिटी के हैं। तो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद लाइक माइंडेड पीपल। कौन कौन सी कोर्सेज कोर्सेरा पे अवेलेबल हैं जो आप कर सकते हैं? यूनिवर्सिटीज़ के इसके कोर्सेज भी, सर्टिफिकेट्स भी अवेलेबल हैं। तो ये इंट्रोडक्शन टू सिस्टमैटिक रिव्यू, मेटा एनालिसिस, राइटिंग इन साइंसेज, लिखने के लिए अगर आप राइटिंग सीखना चाहते हैं तो ये कोर्स स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है और बहुत हैवी है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग क्लिनिकल रिसर्च आर प्रोग्रामिंग, अगर कोई प्रोग्रामिंग सीखना चाहता है, आल दो ये रिकमेंडेड नहीं है लेकिन ये सजेशन है कि जो ये वाला कोर्स है इट इज़ मस्ट फॉर एवरीवन। साइंटिफिक राइटिंग कैसे करते हैं, बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि हम लिखेंगे कैसे अपनी फाइंडिंग को, तो लिखने के लिए ये कोर्स आपके लिए इनफ है, आप ये कोर्स सीधा से ले सकते हैं। उसके बाद यू हैव इंट्रोडक्शन टू सिस्टमैटिक रिव्यू मेटा एनालिसिस, ये 8 वीक का बहुत लंबा कोर्स है। सिस्टमैटिक रिव्यू या मेटा एनालिसिस का सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इसमें सिस्टमैटिक रिव्यू मेटा एनालिसिस इज अ बिग थिंग। अच्छा जी, लिंक्डइन आपने बना लिया या ट्विटर बना लिया तो उनमें आप कौन कौन से लोगों को फॉलो कर सकते हैं जिससे आपको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, एआई टूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन, साइंटिफिक राइटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन, रिसर्च के बारे में पोस्ट करते हैं। तो आप इन लोगों को फॉलो कर सकते हैं जो स्क्रीन पे इनके नाम आपको शो हो रहे हैं। अ, ये लोग रिसर्च के बारे में पोस्ट करते हैं, रिसर्च टूल्स के बारे में, एआई टूल को कैसे रिसर्च में यूज़ कर सकते हैं। समटाइम्स आई फॉलो, आई पोस्ट टू अबाउट दिस रिसर्च एज वेल, यू कैन फॉलो मी एज वेल।
बट मुश्ताक बिलाल और ये बाकी जो जितने भी लोग हैं, आप इन लोगों को फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह सम टाइम एल्स, जब हमारे पास टाइम होगा तो आई विल शेयर माई स्टोरी एज वेल कि हाउ आई स्टार्टेड लास्ट ईयर एंड आई पब्लिश्ड मोर देन 30 पेपर्स इन अ सिंगल ईयर, और व्हाट वर अप्स एंड डाउन्स। इंशाल्लाह सम टाइम एल्स यू कैन फॉलो माई स्टोरीज ऑन लिंक्डइन एज वेल। तो वहाँ पे आई कॉन्स्टेंटली फॉलो अबाउट द थिंग्स। अच्छा जी, अपने क्वेश्चंस आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आल्दो ये बहुत लंबा लेक्चर हमारा चला गया, लेकिन इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर करना था। यस, आप इन्वर्टेड कोमास यूज करेंगे, लेकिन उसकी भी लिमिट है कि आप 13-17% से ज़्यादा कोट नहीं कर सकते। उसको आपको अपने वर्ड्स में ऐड करना पड़ेगा। यस, सवेज का क्वेश्चन है कि बॉस, यस, बहुत सारे रिसोर्सेज से हम सर्च करेंगे, सिर्फ एक सोर्स से नहीं। ऑल एटलीस्ट 2 से 3 डेटाबेसेस को सर्च करना इज रिकमेंडेड बाय कोकरन कोलैबोरेशन। यस, लेक्चर कंप्लीट हो गया है। यूनिवर्सिटी प्रपोजल को सिनॉप्सिस कहते हैं। सिनॉप्सिस इज नॉट अवर टॉपिक। डीओआई या पबमेड आईडी है, ये आइडेंटिफायर है। लाइक एक डेटाबेस पे 40 लाख आर्टिकल हैं, तो आपका आर्टिकल कैसे सर्च करेंगे? हर आर्टिकल को उन्होंने एक नंबर दिया है, अगर आप वो नंबर सर्च करेंगे तो आपके पास सेम आर्टिकल आएगा जो कि आपका आर्टिकल है। उसे डीओआई या पीएमआईडी कहते हैं। जर्नल की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। कुछ जर्नल हैं जिनमें आपको पैसे देके पब्लिश करना पड़ता है, कुछ जर्नल में आप फ्री पब्लिश करते हैं और जो पढ़ने वाले हैं वो पैसे देते हैं। तो ये ओपन एक्सेस या क्लोज एक्सेस हैं, ये हमारा टॉपिक नहीं है आल दो, लेकिन ब्रॉडली 2 या 3 कैटेगरी होती हैं। ओपन एक्सेस, क्लोज एक्सेस और गोल्ड ओपन एक्सेस, ये 3 बड़ी कैटेगरीज हैं। गोल्ड ओपन एक्सेस का मतलब ये है, ना तो ऑथर पैसे देंगे ना पढ़ने वाले पैसे देंगे, बल्कि कोई और तीसरा बंदा पैसे देगा, ऑर्गेनाइजेशन या कोई और। सबसे पहले तो आप स्टार्ट करें वेबिनार के सेशंस लेना। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए रिसर्च टीम्स को ज्वाइन करें, सीखें मेंटोर्स के साथ, सीनियर्स के साथ, मेंटोर्स के साथ, टीम्स के साथ। प्रोजेक्ट करें किसी ऐसे बंदे के साथ जो ऑलरेडी जिसने कुछ ना कुछ पब्लिश किया। उसके बाद अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू नो द प्रैक्टिकल स्टेप्स, बिकॉज प्रैक्टिकल नॉलेज इज डिफरेंट फ्रॉम थ्योरेटिकल थिंग्स। जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, दे विल हेल्प यू टू कोलेबोरेट एज वेल, टू टॉक टू अदर रिसर्चर इन देयर टर्म्स। बिकॉज आज से पहले मे भी आपको बहुत सारी टर्म्स ना आती हों, लेकिन आपको इन टर्म्स को सिखाने का मतलब ये है कि आप इन टर्म्स को सीखें। ऑथर एफिलिएशन, सीपीएसपी, डोंट नो कि व्हाट इज दिस। यस, रेवमैन बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है मेटा एनालिसिस के लिए। सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर जो मेटा एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए, वो रेवमैन है। पायलट्स यूट्यूब चैनल ग्रुप लिंक्स में शेयर कर देंगे हम। कल का जो हमारा सेशन होगा उसके बाद हम वो शेयर कर देंगे। अगर आपने किसी एक टॉपिक पे बहुत सारा काम कर लिया, लेकिन वो टॉपिक किसी और ने पब्लिश कर दिया है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप उस टॉपिक को छोड़ देंगे, क्योंकि किसी और ने पब्लिश कर दिया है। आपको वो जल्दी करना चाहिए था या उसको रजिस्टर करवाना चाहिए था। यस, डॉक्टर सी द लिंक्डइन या दूसरी जो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं, वहाँ से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, या जो सीनियर्स आपके रिसर्च में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं उनके थ्रू कर सकते हैं। लिंक्डइन इज़ वेरी गुड प्लेस फॉर फाइंडिंग मेंटोर्स एंड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज। कल भी सेम टाइम पे हमारे पास होगा। लिटरेचर रिव्यू के बगैर हम रिसर्च के आप फाइंड नहीं कर सकते। हमें कैसे पता चलेगा कि एक डेटाबेस पे 40 लाख आर्टिकल पब्लिश है, उसमें हमारा है या नहीं है? थैंक यू सो मच डॉक्टर हसन साहब, आपने लाइक किया हमारे लेक्चर्स को। थैंक होपफुली कल भी आइएगा, हम आपका इंतज़ार करेंगे। रिसर्च टीम का पार्ट बनने के लिए आपको बेसिक सीखनी चाहिए, साइंटिफिक राइटिंग सीखनी चाहिए, और कुछ ना कुछ बेसिक सीख के जो हम इंशाल्लाह मेंटोरशिप प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, उसमें विल टीच यू फ्रॉम वेरी बेसिक अंडर मेंटोर्स, सो दैट यू कैन पब्लिश। अगर आपके टॉपिक के
पे कोई लिटरेचर नहीं है तो यू कैन डू समथिंग न्यू, या फिर अपने जो टॉपिक सर्च किया है उसको सर्च करने के डिफरेंट वेज होते हैं। डॉक्टर बाबा, थैंक यू सो मच, अपने सेशन को लाइक किया। कैन यू प्लीज हेल्प मी? सबसे पहले ग्रुप बनाने से या टीम बनाने से पहले आपको सीखने की ज़रूरत है। ये सेशंस आपको सिखाने के लिए हैं। आप सीखेंगे तो आप जितनी मर्जी रिसर्च चाहें पब्लिश कर सकते हैं, सीखेंगे नहीं तो यू कैन नॉट पब्लिश अ सिंगल वर्ड। सीखें, सीखने के बाद अपनी फाइंडिंग्स को, जो भी आपने सीखा है उसको अप्लाई करें। 17% प्लेजरिज्म अलाउ है, एआई के थ्रू लिखना अलाउ नहीं है। थैंक यू सो मच। श्रेया जी, आप बेहतर जानते हैं कि हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं हेटेरोजेनिटी को। यू कैन सिंपली सर्च एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी क्या है, गूगल पे बहुत सारी डेफिनेशन इसकी होंगी। ऑथरशिप डोमेन नहीं है, ये सिंगल ऑथर पेपर पब्लिश हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। विल शेयर डिटेल्स अबाउट एलएमएस इंशाल्लाह। होपफुली कल के सेशन में आपसे एलएमएस की डिटेल्स और जो हमारा पूरा मेंटोरशिप स्ट्रक्चर है उसकी डिटेल्स भी शेयर कर दी जाएगी। यस, यू कैन रिफ्रेज। रेलिवेंट कॉन्फ्रेंसेस सिंपली गूगल सर्च करें, आपके आपकी जो भी फील्ड है उससे रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेस कब कब है, तो आपको बहुत सारे कैलेंडर्स मिल जाएंगे जहाँ पूरे साल की कॉन्फ्रेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। आपको हम लिंक शेयर कर देंगे जिसके जरिए आप हमारे एक्सेस का हिस्सा बन सकते हैं। पोर्टल की भी डिटेल शेयर कर देंगे आपके साथ इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच। जोटेरो भी सीखें, रेवमेंट भी सीखें और राइटिंग भी सीखें, तीनों चीज़ों को सीखें। रिसर्च ग्रुप में ऐड होने वाली डिटेल शेयर हो जाएगी और ये इसका सारा स्ट्रक्चर और सारा कुछ शेयर हो जाएगा इंशाल्लाह। लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड होंगे, आपको ग्रुप्स में, जिन ग्रुप्स में हैं वहीं पे आपको शेयर कर दिए जाएंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। सैयदा का क्वेश्चन है कि रेलिवेंट कॉन्फ्रेंस के बारे में बता दिया कि गूगल सर्च करें सिंपली, या लिंक्डइन पे आप जो लाइक माइंडेड पीपल हैं उनके साथ कनेक्टेड रहें तो आपको पता चल जाएगा कॉन्फ्रेंसेस कब पब्लिश होती हैं। क्योंकि एआई ऑथर नहीं बन सकती, एआई कैन नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर राइटिंग। अगर राइटिंग में कोई गड़बड़ है, कल को कोई बंदा मर जाता है आपकी उस तहकीक से, तो किस कौन जिम्मेदार होगा? एआई को कैसे जिम्मेदार बनाएंगे हम? एआई इज नॉट लिविंग थिंग, इसलिए। थैंक यू सो मच लारेब। फ्री जर्नल भी होते हैं और पेड भी होते हैं। आप फ्री वाले में पब्लिश करें, आपके पास ना तो हमारे पास इतने पैसे होते हैं कि हम पब्लिश कर सकें उन जर्नल में। थाउजेंड्स ऑफ जर्नल्स फ्री हैं, उनको कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सईदा। यस। थैंक यू सो मच। जो आज का हमारा सेशन था, इट वाज जस्ट इंट्रोडक्शन। कल हम सिस्टमैटिक रिव्यू, मेटा एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। आप रिकॉर्डिंग्स को भी देखें और जो बहुत सारी बातें बताई हैं उनको प्रैक्टिस भी करें, चेक भी करें। एक सेशन में हम बहुत सारी चीज़ें नहीं बता सकते, लेकिन आप जर्नल सर्च कर सकते हैं बहुत सारे। डॉक्टर सारा, बहुत सारे, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। सर्टिफिकेट्स उन लोगों को मिलेंगे जो दोनों दिनों के सेशंस कंप्लीट लेंगे। थैंक ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अटेंडेंस का प्रोसीजर, गूगल फॉर्म को जो आप शेयर किया जाएगा उसको फिल करना है आपने। गूगल फॉर्म दोनों दिन फिल करना है। जो लोग दोनों दिन इसको फिल करेंगे गूगल फॉर्म को, उनको अल्टीमेटली सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। मेंटोरशिप का सारा स्ट्रक्चर ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दैट मेंटोरशिप। अगर आपके और क्वेश्चन है तो काइंडली शेयर कर दें व्हाट्सएप ग्रुप्स में। बस जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर होती है एक्टिव रहें, और गूगल फॉर्म वहाँ पे शेयर कर दिए जाएंगे। यहाँ पे नहीं, क्योंकि ये चैट एंड हो जाएगी तो चैट लॉस हो जाएगी। यहाँ पे हम लिंक शेयर नहीं कर सकते। जो आपके जिन ग्रुप्स में आप हैं उनमें कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। आई यस, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो यू कैन लीव नाउ, एंड रिकॉर्डिंग्स विल बी शेयर्ड। थैंक यू सो मच फॉर योर अस्सलाम अटेंडेंस। वालेकुम। वालेकुम। जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, यस यस, आ रही है। Think- स्टूडेंट्स, मैंने एक मिनट।
आई एम डॉक्टर हाफिज आतिफ, CEO फर्स्ट एड मेडिकल प्लेटफॉर्म एंड पोस्ट डॉक्टर रिसर्च स्कॉलर एट यूनिवर्सिटी यूएसए। डॉक्टर नबील ने माशाल्लाह बहुत अच्छा लेक्चर डिलीवर किया। और अ, इसके बाद कल वाला जो लेक्चर है इंशाल्लाह वो भी इसी टाइम पे होगा। और जो सर्टिफिकेट के मतलब आपका क्वेश्चन है, जो लोग दोनों सेशन को कम्प्लीटली ज्वाइन करेंगे उनको हम इंशाल्लाह सर्टिफिकेट देंगे। और जो लोग इंटरेस्टेड होंगे उसके बाद हम तकरीब तकरीब ऑलमोस्ट स्विच टू 1 मिनट। वो स्टूडेंट्स इससे इससे पहले भी जो रिसर्च के जितने भी लेक्चर हैं वो रिकॉर्डेड हैं, मेटा एनालिसिस और कंप्लीट। क्योंकि इसमें हम तकरीबन 1 मंथ का कंप्लीट सेशन है जिसमें हमने रिसर्च को कंप्लीटली, क्योंकि अगर आप समझें कि एक दिन में या 2 दिन में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो इट इज़ डिफ़िकल्ट। तो लेकिन इसमें यह है कि आपको आइडिया होगा कि रिसर्च है क्या, मेटा एनालिसिस करते किस तरह हैं, और जो ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो आप अपनी लाइफ में पहली दफ़ा सुन रहे हैं। और इवन के जो हमारे प्रोफेसर हैं जो कि इवन डिस्टिंक्शन होल्डर जो कि बहुत ही लाइक होते हैं क्लास में, और इवन के जो लोग आपकी कम्युनिटी मेडिसिन में आपको टीच कर रहे होते हैं। मैंने कम्युनिटी मेडिसिन में पाकिस्तान में काम किया था और मुझे रिसर्च फिर भी नहीं आई थी। ठीक है। तो ये जो रिसर्च, और आप अगर समझें कि 1 या 2 दिन में रिसर्च के आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे तो ये भी एक डिफ़िकल्ट मुश्किल है। तो लेकिन हम इसमें ये करेंगे कि इन 2 दिन में आपको कंप्लीट आइडिया हो जाएगा कि रिसर्च होती क्या है, और जो आपके क्वेश्चन होंगे जो आप समझते हैं कि इट इज़ डिफ़िकल्ट वो हम उनको एड्रेस करेंगे। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसके बाद 1 मिनट, ये कौन पर्सन है जो लाइन लगा रहा है, मैं इसको रिमूव कर लूँ या फिर इसकी एनोटेशन को रिमूव कर दूँ। तो रिसर्च जो है वो ऑलवेज डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाए और स्टेप बाय स्टेप टीच किया जाएगा तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। और ये जो रिसर्च मैं पहले भी बताया कि रिसर्च पाकिस्तान में जो इसका ऑल ओवर द वर्ल्ड रिसर्च का बहुत स्कोप है। इवन के जब आप यूएसए में करते हैं और यूएसए में जब आप मैच के लिए अप्लाई करते हैं तो वो कैंडिडेट जिनके पास रिसर्च नहीं होती, और वो कैंडिडेट जिन्होंने रिसर्च की होती है, जिन कैंडिडेट ने रिसर्च की होती है उनका जो मैच है वो आमतौर पे यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में होता है। क्योंकि यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल जो हैं वो रिसर्च को लाइक करते हैं। तो जिन कैंडिडेट ने रिसर्च की होती है उन कैंडिडेट को, उन स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल सेलेक्ट करते हैं। और जिन्होंने रिसर्च नहीं की होती, अगर जो उनका अच्छा स्कोर होता है, उनको वो सिर्फ कम्युनिटी हॉस्पिटल लेते हैं, यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल उनको आमतौर पे नहीं लेते। तो जो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैं यूएसए में, वो उन स्टूडेंट्स को मैच देते हैं जिन स्टूडेंट्स के पास अच्छा उनका रिसर्च वर्क होता है। और इसके अलावा अगर आप प्लैब करते हैं, आपका प्लैब का रूट है, तो उसमें भी और आप यूके में जाते हैं उधर भी आपको रिसर्च जो है वो आपको बहुत बेनिफिट देती है। इवन कि आप एफसीपीएस करते हैं, पाकिस्तान में हैं और आपने एफसीपीएस किया तो इंडक्शन में इसके मार्क्स होते हैं। और अगर आप कल को आप कंसल्टेंट हैं और कंसल्टेंट बनने के बाद आपने, अब दो पर्सन है जो कंसल्टेंट है, उनके एक जैसी सीवी है, अच्छी सीवी है, मगर जिसकी रिसर्च ज़्यादा होगी वो उसके असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर से फुल प्रोफेसर बनने के चांस ज़्यादा होंगे। लेकिन जब आप उस लेवल पे पहुंच चुके होते हैं और आपने रिसर्च नहीं सीखी होती तो फिर आपके लिए मुश्किल होता है कि आप रिसर्च सीखें, क्योंकि आप समझते हैं कि यार अभी मैं किससे पूछूं और किससे रिसर्च सीखूं, कि लोगों ने कहना है इतना बड़ा प्रोफेसर है, उसे अभी अभी रिसर्च नहीं आती है, रिसर्च सीख रहा है। तो ये इट इज़ द बेस्ट टाइम कि आप अभी से रिसर्च सीखें।
और इससे बेस्ट टाइम आपके लिए कोई नहीं है। जो या आप अगर स्टूडेंट हैं तो इट इज़ द बेस्ट टाइम, स्टूडेंट लाइफ में आपके पास टाइम होता है। आप हाउस ऑफिसर हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है कि आप अभी से रिसर्च को सीख लें। या फिर आप अगर मेडिकल ऑफिसर हैं तो फिर भी आप सीख लें, लेकिन इट इज़ द बेस्ट टाइम कि आप रिसर्च को सीखें। फर्स्ट एड मेडिसिन प्लेटफॉर्म दूसरे प्लेटफॉर्म से क्या बेटर करने जा रहा है आपके लिए, पाकिस्तान में एक न्यू इनिशिएटिव लेने जा रहा है। वो ये है कि हम रिसर्च को आपके लिए इजी करेंगे और इसको हर लेवल पे इजी करेंगे, टीचिंग में इजी करेंगे। उसके बाद जिस तरह के अभी हमने एक ये फ्री ऑलमोस्ट ये फ्री वेबिनार था जिसको आपने अटेंड किया। इसके बाद हम जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे, बजाय कि आपसे हम ये दो दिन की वेबिनार की 15,000 फी लेते और उसके बाद आपको छोड़ देते, लेकिन हम ये करेंगे कि इस वेबिनार के बाद आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाएगा कि रिसर्च होती क्या है, रिसर्च करते किस तरह है और उसके बाद हम तकरीबन 10 ग्रुप्स बनाएंगे। 10 ग्रुप्स में तकरीबन हमारे पास अराउंड अबाउट 100 स्लॉट्स होंगी। जो स्टूडेंट्स हम देखेंगे मोस्ट इंटरेस्टेड हैं, उन 10 ग्रुप बनेंगे, तकरीबन 10 ग्रुप्स बन जाएंगे और उनके साथ मेंटोर अटैच हो जाएंगे। और ये फिर हमारा 45 या 60 डेज का ये होगा जिसमें हम कोई एक रिसर्च को मेंटोर के साथ वो ग्रुप वो कंप्लीट करेगा। इस दौरान इसके साथ उनको कंप्लीट वेबसाइट पे फर्स्ट एड मेडी वेबसाइट, ये आप नाम याद ये आपके सामने है, फर्स्ट एड मेडी बाय डॉक्टर हाफिज आतिफ। आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। इस पे ये कंप्लीट लेक्चर अवेलेबल है। साथ आपके मेंटोर अटैच होगा और साथ आपके पास सारे लेक्चर की एसेस होगी। जितने भी सॉफ्टवेयर अभी आपको बताए गए थे जो आपके लिए न्यू नेम थे उनका, क्योंकि इस सेशन को हम बिग नहीं कर सकते थे, एक दिन में सब कुछ नहीं बताया जा सकता। ये सॉफ्टवेयर किस तरह काम करते हैं जो आपने नाम सुने हैं, ये काम किस तरह करते हैं, इनको किस तरह यूज करते हैं, ये कंप्लीट लेक्चर्स अवेलेबल हैं वेबसाइट पे। तो वो फिर आपको उसके साथ वेबसाइट की एसेस होगी और मेंटोर आपके साथ होगा और आप इजीली एक टीम इस सूरत में अपने रिसर्च प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके 30 to 40 डेज में 45 to 60 डेज में आप भी एक रिसर्च कर लेंगे। और ये भी है कि आप अकेले अकेले रिसर्च करना मुश्किल होता है, एक टीम में आपके लिए आसान होगा कि आप अपना काम जो कर रहे हैं वो भी कर लेंगे और साथ आप अपना रिसर्च उस रिसर्च को भी पब्लिश कर लेंगे इंशाल्लाह। तो आज आप हमें फिर इजाज़त दें और आपके ग्रुप में जो आज का लेक्चर है इसकी रिकॉर्डिंग का लिंक शेयर कर दिया जाएगा। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपके वो नहीं देख रहा जो आपके क्या है। थैंक यू सर सो मच। ओके, थैंक यू सो मच, जजाकल्ला। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू दुआ सो में याद रखें। मच, थैंक थैंक यू यू सो सो मच, मच। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर पेशेंट लिस्टिंग। हमें अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। रमज़ान मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आप सबसे। अल्लाह हाफिज़। बाकी क्वेश्चन आपके कल होंगे इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।